आज हम शुरू कर रहे हैं पढ़ना योगों के बारे में। देखिए, योग क्या है? योग का अर्थ है किसी भी चीज को जोड़ना। जैसे आपने सुना होगा, दो और दो का योग क्या होगा? चार। योग का अर्थ जब हम किसी चीज को किसी दूसरी चीज के साथ जोड़ देते हैं, मिला देते हैं, योग। तो ज्योतिष में योग हम इस अवस्था को कहते हैं जब एक ग्रह किसी दूसरे ग्रह के साथ मिलकर कोई प्रभाव प्रदान करे। तो यहाँ पर हम योगों में सबसे पहले पढ़ते हैं सूर्य से बनने वाले योग। सूर्य से बनने वाले योग, यहाँ पर मैंने आगे लिखा हुआ है, चंद्रमा सूर्य से केंद्र में हो तो धन, बुद्धि, चातुर्य कम होता है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। आइए, इसमें लिखा हुआ है यदि चंद्रमा सूर्य से केंद्र में हो तो आपको पता है केंद्र क्या है? केंद्र कहलाता है चौथा, सातवां और 10वां भाव। कुछ विद्वान पहले भाव को भी केंद्र में लेते हैं और पहले भाव को त्रिकोण में भी लेते हैं। तो इस भाव को केंद्र और त्रिकोण दोनों में होने के कारण इसको त्रिकोण ज्यादा माना जाता है। तो केंद्र क्या हुआ? चौथा, सातवां और 10वां। लेकिन यहां बात हो रही है यदि चंद्रमा सूर्य से केंद्र में हो तो देखते हैं, मान लीजिए किसी कुंडली में सूर्य ग्रह यहां बैठे हो या सूर्य देव कहीं बैठे हो। हमने एग्जाम्पल के तौर पर इन्हें 6th हाउस में लिख लिया। यदि सूर्य यहां बैठे हो तो यहां से केंद्र गिनते हैं। केंद्र केंद्र कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप देखेंगे यह वाला भाव, यह वाला भाव और यह वाला भाव इस सूर्य से केंद्र में आते हैं। ये भाव सूर्य से केंद्र में आते हैं। यदि चंद्रमा यहां हो, यहां हो या यहां हो, अर्थात किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य देव छठे भाव में हो और यहां से केंद्र भावों में चंद्र ग्रह बैठे हो, कहीं बैठे हो। मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं। अगर मान लीजिए सूर्य देवता यहां नहीं बैठे हुए, सूर्य कहीं और बैठे हैं, उदाहरण के तौर पर सूर्य यहां बैठे हुए हैं, तो यहां से केंद्र गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 8 9 10। तो इस सूर्य से केंद्र भाव कौन से हो गए? ये वाला भाव, यह वाला भाव और यह वाला भाव। तो इस तरह हम सूर्य से केंद्र को देख रहे हैं। तो यहां लिखा हुआ है कि यदि यहां पर चंद्र हो, यहां पर चंद्र हो, यहां पर चंद्र हो, तो ऐसा व्यक्ति बुद्धि, बल और चातुर्य या धन इत्यादि के अंदर काफी कमजोर होगा। लेकिन दोस्तों, प्रैक्टिकल बात यह है कि यह सूत्र कभी किसी ज्योतिषाचार्य ने लिख दिया, उनको ऐसा लगा, उन्होंने लिख दिया। लेकिन प्रैक्टिकल प्रयास करने पर जब हमने इसको इम्प्लीमेंट किया तो इसके रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो ये सूत्र मेरे विचार में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बुक्स में इसका बहुत प्रयोग होता है। तो आपने इसको समझ लेना है कि कह क्या रहे हैं, इसका प्रयोग मत कीजिएगा। देखिए, ज्योतिष की सबसे बड़ी एक समस्या है, अलग अलग समय पर, अलग अलग सन में या अलग अलग काल में विद्वान आते गए, सबने अपने हिसाब से जो उनको ठीक लगा उन्होंने उसको लिख दिया। आज जैसे भारत का एक संविधान है, तो संविधान के अनुसार ही सारे कार्य हो रहे हैं। हम क्रिकेट मैच खेलते हैं तो क्रिकेट के एक नियम है, लेकिन ज्योतिष में ऐसा कोई भी नियम लागू नहीं हो रहा। एक सिस्टम है, जो व्यक्ति जो नियम को लेना चाहे उसे ले लेता है। तो यहाँ पर इस नियम को बुक्स में बहुत लिखा जाता है, लेकिन ये प्रैक्टिकल प्रयोग में नहीं आते। अब आगे देखें क्या लिखते हैं। वो कहते हैं कि यदि चंद्रमा सूर्य से 2 5 8 11 हो तो ये सभी चीजें मध्यम दर्जे की रहेंगी। अर्थात चंद्रमा सूर्य से 2 5 8 11 हो। तो आइए इसको इस कुंडली पर हम लोग चेक करते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं विद्वान। पहले हमने केंद्र देखा, अब हम आगे देखते हैं। मान लीजिए किसी कुंडली में सूर्य देवता ऐसे बैठे हुए हैं,
तो यहां से दूसरा भाव क्या होगा, यहीं से गिनते हैं, यहां से दूसरा 1 2, ये हो गया दूसरा। अब यहां से पांचवा गिनते हैं, 1 2 3 4 5। अब यहां से हम आठवां गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहां से 11वां गिनेंगे, 9 10 11। यदि सूर्य ग्रह से इन भावों में कहीं पर भी चंद्रमा बैठे हो, कहीं पर भी, यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, कहीं पर भी हो, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में बल, बुद्धि, चातुर्य, धन इत्यादि इत्यादि मध्यम श्रेणी के होंगे। लेकिन आप इसे प्रैक्टिकल प्रयोग करें तो ऐसा होता तो नहीं कभी भी। तो यहां लिखा है, आप इसको सिर्फ समझ लें, प्रयोग मत कीजिए। आगे क्या कहा जा रहा है, चंद्रमा यदि सूर्य से 3 6 9 12 हो तो सभी चीजें श्रेष्ठ होंगी, खूब श्रेष्ठ। यदि चंद्रमा सूर्य से 3 6 9 12 हो तो देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। उनका कहना है कि यदि कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में हो, हम यहां बिठा लेते हैं, तो यहां से तीसरे भाव में देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अर्थात सूर्य जहां भी बैठे हों वहां से तीसरे छठे नौवें 12वें इन भावों में कहीं पर भी चंद्रमा हो तो क्या होगा, इन सभी चीजों की अधिकता होगी। ऐसे व्यक्ति के जीवन में बल, बुद्धि, धन, ये सभी चीजें, चातुर्य वगैरह, ये बहुत अव्वल दर्जे का होगा। लेकिन आप खुद सोचिए, बुद्धि और धन को चेक करने के विद्वानों ने बहुत सटीक योग दिए हैं। आज हम बात करते हैं रतन टाटा या बाकी और लोग जो बड़े अच्छे पैसे वाले लोग हैं इस देश के, जिनका नाम बड़े आदर से लिया जाता है, तो ऐसे लोगों की कुंडली में कभी भी इस प्रकार के योग नहीं देखे जाते। वहां पर धन बुद्धि के योग कुछ और देखे जाते हैं। इन सब सूत्रों का प्रयोग नहीं होता, ये मात्र बुक्स में लिखे हुए हैं, तो इनको आप जान लीजिए, प्रयोग मत कीजिए। इसी तरह आपको बाकी और योग बताता हूं। यहां अब आप देखें, एक योग है वेसी योग, वेसी योग, एक है वासी योग और एक है उभयचारी योग। ये तीनों के तीनों योग ज्योतिषी आम प्रयोग करते हैं, परंतु स्पष्ट यह है कि इस योग का या इन योगों का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं है। ये प्रभाव क्या है, सामने वाले को ज्यादातर इंप्रेस करने के लिए ज्योतिषी इन नामों का बहुत प्रयोग करते हैं। जैसे कहा जाता है कि आपकी कुंडली में वेसी योग है, या आपकी कुंडली में वासी योग है, या आपकी कुंडली में उभयचारी योग है। तो जो एक कस्टमर है, क्लाइंट है, उसको ज्यादा तो नहीं पता, तो वो इन योगों से इतना प्रभावित हो जाता है और सोचता है ज्योतिषी जी को बहुत अच्छी नॉलेज है। लेकिन प्रैक्टिकली क्या है, ये योग प्राचीन कुछ पुस्तकों में दिए हुए हैं, किसी विद्वान को ये अच्छे लगे तो उन्होंने उसको लिख दिया, लेकिन प्रैक्टिकली इनका प्रयोग काफी कम होता है। लेकिन हम इनको जान लेते हैं कि ये योग है क्या। जैसे यह योग है वेसी योग, इसमें लिखा हुआ है चंद्रमा के अतिरिक्त सूर्य से दूसरे भाव में यदि कोई शुभ ग्रह हो तो वेसी योग होता है। इसे समझते हैं, कुंडली पर देखते हैं। मान लीजिए किसी भी भाव में सूर्य बैठे हुए हैं, किसी भी भाव में सूर्य बैठे हुए हैं, तो यहां लिखा है चंद्रमा के अतिरिक्त। आपने चंद्रमा पर फोकस नहीं करना, सूर्य से दूसरे भाव में। तो इस सूर्य से दूसरा भाव यह हुआ, यहां से गिना तो यहां पहुंच गए। यदि यहां पर कोई शुभ ग्रह हो, बुध, शुक्र, गुरु, अगर इनमें से कोई ग्रह हो तो ये योग कौन सा हो गया, वेसी योग। बहुत लोगों की कुंडली में वेसी योग होगा, तो कहा जाता है जिस व्यक्ति की कुंडली में वेसी योग है वह राजाओं की तरह जीवन आचरण करता है। धन बुद्धि और सभी प्रकार की सुख सुविधाएं उसके पास होती हैं, परंतु ये जरूरी नहीं है। इसी तरह अगला योग देखें, वासी योग। इसमें कहा गया है चंद्रमा के अतिरिक्त
वो एलईडी तो खराब यदि थी ना, डब्बा में सूर्य से देख दे। द्वादश भाव में कोई शुभ ग्रह हो, अब फिर कुंडली की तरफ देखते हैं। सूर्य से द्वादश भाव गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अर्थात यहां पर कोई शुभ ग्रह हो, मैं कोई भी शुभ ग्रह यहां पर लिख लेता हूं, जैसे बृहस्पति। अगर ऐसी अवस्था होगी तो इसे वासी योग कहेंगे। ऐसी अवस्था में भी व्यक्ति राजाओं के समान जीवन यापन करता है, सभी प्रकार की सुख सुविधाएं उसके पास होती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा जरूरी नहीं है। वासी के बाद योग आता है उभयचारी योग। उभयचारी अर्थात यदि चंद्रमा के अतिरिक्त सूर्य से द्वितीय द्वादश भाव में कोई शुभ ग्रह हो तो उभयचारी योग होता है। आइए कुंडली पर चलते हैं। जैसे किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य यहां दशम भाव में है, 12वें भाव में सूर्य से 12वें भाव में एक शुभ ग्रह है और सूर्य से दूसरे भाव में एक और शुभ ग्रह है, तो इसे उभयचारी योग कहा गया है। अर्थात ऐसे लोग बहुत धनवान होते हैं, राजाओं के समान जीते हैं और इत्यादि इत्यादि, अर्थात कुल मिलाकर सभी प्रकार की सुख सुविधाओं से संपन्न होते हैं। आप देख लीजिएगा बहुत सारे लोगों की कुंडली में ये योग मिल जाएंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि वह ऐसे हो। तो लिखा है, प्रयोग करने पर कितना लाभ है ये तो आप खुद देख लेंगे। खैर, हम इसके आगे दूसरे योगों की तरफ चलते हैं। तो आइए अब हम एक नया योग कर रहे हैं, इसका नाम है बुध आदित्य योग। बुध आदित्य योग। जब बुध ग्रह सूर्य के साथ हो तो बुध आदित्य योग होगा। इसमें शर्त क्या दी हुई है? बुध ग्रह अस्त नहीं होना चाहिए, अर्थात सूर्य के इतना नजदीक ना हो कि बुध ग्रह अस्त हो जाए। और दूसरी बात क्या कही गई है? कोई ग्रह नीचस्त ना हो, अर्थात बुध या सूर्य कोई भी इसमें नीच का नहीं होना चाहिए। इसको बुध आदित्य योग कहा गया है। बुध आदित्य। जिस व्यक्ति की कुंडली में बुध आदित्य योग हो, कहते हैं कि वह व्यक्ति राज दरबार में खूब उन्नति करता है। ऐसे लोग व्यापार में बड़े ऊंचे लेवल पर पहुंच जाते हैं, सरकार उन्हें अपने गोद में बिठाती है, इत्यादि 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 इत्यादि। लेकिन अगर आप देखें, अगर हम 100 लोगों की कुंडली देखते हैं तो 100 में से आपको 90% या 95% लोगों की कुंडली में बुध और सूर्य एक साथ मिलेंगे। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य यहां बैठे हुए हैं और बुध साथ है, तो इसे हम क्या कहेंगे? ये बुधादित्य योग। परंतु आप देखेंगे कि जो बुध ग्रह है ये ज्यादातर सूर्य के ही नजदीक रहता है। बुध ग्रह सूर्य से कभी भी बहुत दूर नहीं जाता, कभी भी दूर नहीं जाता। तो आप खुद सोचें, 100 में से लगभग 95% लोगों की कुंडली में तो बुधादित्य योग मिलेगा ही मिलेगा। तो अब हम क्या कहें? क्या वो सभी लोग राजाओं की तरह जी रहे हैं? नहीं। परंतु आम ज्योतिषी लगभग लोगों को मूर्ख बनाने के लिए उनकी कुंडली देखते ही कहते हैं कि आपकी कुंडली में तो बुध आदित्य योग है। व्यक्ति अंदर ही अंदर प्रसन्न होता है कि ऐसा कौन सा विलक्षण योग मुझे मिल गया। लेकिन ये ऐसा योग प्रत्येक की कुंडली में मिल जाएगा आपको, या ज्यादातर लोगों की कुंडली में मिल जाएगा, इसे ही बुध आदित्य योग बोला गया है। तो इसकी प्रसन्नता कोई ज्यादा लाभकारी नहीं है, बस ये बुध आदित्य योग है। अगला हम एक और योग पढ़ते हैं। अभी हमने सूर्य से बनने वाले योगों की बात कही, अब हम चंद्र से बनने वाले योगों पर बात कर लेते हैं। एक योग जो काफी फेमस है लेकिन किसी काम का नहीं है, वह है सुनफा योग। इसका क्या अर्थ है? सूर्य के अतिरिक्त, अर्थात सूर्य को हमने ध्यान में नहीं रखना, यदि चंद्र से द्वितीय भाव में कोई शुभ ग्रह हो तो सुनफा योग होगा। अर्थात चंद्र से द्वितीय भाव में कोई शुभ ग्रह हो, चंद्र से दूसरे भाव में। तो यहां देखते हैं, कुंडली में किसी भी भाव में चंद्रमा बैठे हो, मान लीजिए चंद्रदेव यहां बैठे हुए हैं,
इन चंद्रमा के दूसरे भाव में, चंद्र से दूसरे भाव में यदि कोई शुभ ग्रह हो, यहां पर शुभ ग्रह, शुभ ग्रह का अर्थ यह नहीं है कि वह गुरु हो, शुक्र हो, बुध हो। शुभ ग्रह का अर्थ है अच्छी अवस्था में बैठा हुआ कोई ग्रह। बेशक वह मंगल भी हो सकता है, शनि भी हो सकता है, कोई भी ग्रह हो सकता है, बस वह शुभ अवस्था का होना चाहिए। मान लीजिए चंद्रमा से दूसरे भाव में मंगल बैठे हुए हैं अच्छी अवस्था के, देखिए मंगल उच्च के बैठे हैं, अच्छी अवस्था के मंगल बैठे हैं, या फिर यहाँ पर बृहस्पति बैठे हैं अच्छी अवस्था के, कोई भी ग्रह बैठे हैं अच्छे। चंद्रमा से द्वितीय भाव में कोई ग्रह हो, शुभ ग्रह, अच्छा ग्रह हो, तो यहाँ पर कौन सा योग बनता है? सुनफा योग। कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति खूब धनी होता है। इस व्यक्ति के वाणी से निकले हुए प्रत्येक वाक्य पत्थर की लकीर होते हैं, इसकी बात कोई भी व्यक्ति टालता नहीं, इत्यादि इत्यादि बहुत बातें कही जाती हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। अगला योग देखते हैं, इस योग का नाम है अनफा योग। अनफा, यदि सूर्य के अतिरिक्त चंद्र से द्वादश भाव में कोई शुभ ग्रह हो तो अनफा योग होगा। अर्थात आपने यहां पर चंद्रमा से द्वादश भाव को देखना है। कैसे देखेंगे? यहां से काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चंद्रमा से 12वें भाव में यदि कोई ग्रह हो, मान लीजिए चंद्रमा से 11वें भाव में कोई ग्रह बैठे हुए हैं, ऐसी अवस्था में आप देखें ये बहुत अच्छी अवस्था के ग्रह बैठे हुए हैं, तो यहां कौन सा योग बन जाएगा? अनफा योग। इसे क्या कहेंगे? यह अनफा योग है। अर्थात ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ऊंचे मुकाम को पाता है। परंतु क्या ऐसा हमेशा होता है? नहीं होगा। अगर ऐसी अवस्था में कोई व्यक्ति बहुत ऊंचे लेवल पर हो तो उसके पीछे कारण कुछ और होंगे, ना कि अनफा योग होगा। बस पुस्तकों में लिखा है, आपको पता होना चाहिए। आगे एक और योग है दुर्धुरा योग। दुर्धुरा योग अर्थात सूर्य के अतिरिक्त यदि चंद्रमा से द्वितीय द्वादश भाव में कोई शुभ ग्रह हो तो दुर्धुरा योग होगा। इसको देखते हैं। यहां चंद्रमा से दूसरे भाव में यहां पर, और चंद्रमा से 12वें भाव में यहां पर यदि कोई शुभ अवस्था में बैठा हुआ ग्रह है तो उसे हम दुर्धुरा योग कहेंगे। ऐसे लोग अपने जीवन में बड़े ऊंचे स्तर को प्राप्त करते हैं। धन, पद, ये सभी चीजें इनके पास होती हैं। किसी भी प्रकार का वाहन सुख, भूमि सुख, प्रत्येक प्रकार के सुखों से ये लोग ओतप्रोत रहते हैं, ऐसा कहा गया है। लेकिन फिर वही बात, ये प्रैक्टिकली प्रयोग में नहीं होता। आप जब इस योग को प्रैक्टिकली चेक करेंगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे। हम ऐसे ही 2-1 योग और करके फिर प्रैक्टिकल उन योगों पर आ जाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आगे हम चलें। एक योग है केमद्रुम योग। ये देखें, केमद्रुम योग। केमद्रुम, इसमें क्या कहा गया है? यदि कोई ग्रह चंद्र से दूसरे या 12वें भाव में ना हो तो उसे केमद्रुम योग कहते हैं। इसको यहां देखते हैं। मान लीजिए किसी भी कुंडली में चंद्रमा यहां बैठे हुए हैं और इस चंद्रमा के 12वें भाव और दूसरे भाव में, इस चंद्रमा से दूसरे भाव और इस चंद्रमा से 12वें भाव में कोई भी ग्रह ना हो तो इसे क्या कहा गया है? केमद्रुम योग। ऐसा व्यक्ति, कुछ लोग कहते हैं कि दरिद्र होता है, बुद्धिहीन होता है, इसके पास जीवन में कुछ भी नहीं होता। ऐसे लोग अस्थिर मति होते हैं। कुल मिलाकर दरिद्रता के सभी लक्षण इस व्यक्ति में दिखते हैं, ऐसा कहा गया है। लेकिन फिर वही बात कहूंगा, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता।
यहाँ पर प्राचीन कुछ विद्वानों ने केमद्रुम योग को भंग होने के योग भी बताए हैं। देखिए, वो कहते हैं कि यदि चंद्र से केंद्र में कोई ग्रह हो, चंद्र से केंद्र में कोई ग्रह हो, यहां देखते हैं, यदि इस चंद्र से केंद्र में, इस चंद्रमा से केंद्र क्या होगा, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इस चंद्रमा से ये वाले भाव केंद्र हो गए। उनका कहना है कि यदि चंद्रमा से इन भावों में कोई भी ग्रह हो तो केमद्रुम योग भंग हो जाएगा। इसके बाद उन्होंने लिखा है कि यदि चंद्रमा के साथ कोई ग्रह हो, जैसे मान लीजिए साथ में बृहस्पति बैठे हुए हैं, गुरु बैठे हुए हैं, तो भी केमद्रुम योग भंग हो गया। उनका और कहना है कि यदि इस चंद्रमा को कोई भी ग्रह देख रहा हो, जैसे मान लीजिए बृहस्पति यहां बैठे हुए हैं, यहां बैठकर ये अपनी 9वीं दृष्टि से इस चंद्रमा को देखते हैं। देखिए, चंद्रमा की दृष्टियां आपको पता है 5वीं 7वीं और 9वीं देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहां से बृहस्पति 9वीं दृष्टि से इस चंद्रमा को देख रहे हैं, तो ये केमद्रुम योग भंग हो रहा है। तो उनका कहना है कि यदि केमद्रुम योग हो तो व्यक्ति दरिद्र है, परंतु यदि चंद्रमा को कोई ग्रह देखे या चंद्रमा से केंद्र में कोई ग्रह हो या चंद्रमा के साथ कोई ग्रह होगा तो केमद्रुम योग भंग हो जाएगा, अर्थात वह व्यक्ति दरिद्र नहीं रहेगा। तो ये केमद्रुम योग है। कुछ विद्वान कहना उनको मूर्खता है। कुछ लोग या कुछ ज्योतिषी आम व्यक्ति को केमद्रुम योग बता देते हैं कि उनकी कुंडली में केमद्रुम योग है और इसकी शांति करवाइए, और शांति करा के बहुत धन लूटा जाता है, आप भी जानते हैं। तो देखिए, एक बात याद रखिएगा, आपकी अज्ञानता किसी व्यक्ति का ज्ञान है। जब तक हम उसे चैलेंज नहीं करते उसके ज्ञान को, तभी तक वह व्यक्ति ज्ञानी है। हमारी अज्ञानता दूसरे का ज्ञान होता है और कुछ भी नहीं है। जब हमें भी ज्ञान हो जाएगा फिर बात करेंगे। तो केमद्रुम जो योग है एक साधारण सी बात है, इसके प्रति चिंता करने की जरूरत नहीं है। आगे हम और योगों की तरफ चलते हैं। एक बड़ा फेमस योग है यहाँ पर, इसका नाम है गज केसरी योग। देखिए, गज केसरी योग एक ऐसा योग है जिसका मैं बहुत ज्यादा सम्मान करता हूं। आप लोग इस योग को समझ लें, बहुत इंपॉर्टेंट योग है, इसको देखते हैं। इसमें कहा गया है, यदि गुरु ग्रह चंद्रमा से केंद्र में हो, यदि गुरु ग्रह चंद्रमा से केंद्र में हो, आइए इसको समझते हैं क्या कहा जा रहा है। यदि गुरु ग्रह चंद्रमा से केंद्र में हो, मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रदेव यहां बैठे हुए हैं, तो इस चंद्रमा से केंद्र स्थान कौन से होंगे? देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इस चंद्रमा से ये वाले भाव क्या कहलाएंगे? केंद्र भाव। यदि गुरु इनमें से कहीं भी हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, तो विद्वान पुरुष क्या कहते हैं इसे? कि यह गज केसरी योग है। इसे गज केसरी योग कहा गया है। आगे देखें एक और चीज, यदि बृहस्पति चंद्रमा के साथ हो, यदि गुरु ग्रह चंद्रमा के साथ हो, अब इसको कुंडली में देखते हैं। जैसे चंद्रमा यहां बैठे हुए हैं, तो इस चंद्रमा के साथ गुरुदेव हो, ये अवस्था हो, इनमें से कोई भी अवस्था हो तो उसे क्या कहा जाएगा? गज केसरी योग। एक और अवस्था दी हुई है, वो भी देखिए। यहां कहा गया है, बुध या शुक्र ग्रह चंद्रमा के साथ हो, बुध या शुक्र ग्रह चंद्रमा के साथ हो, तो इसे भी गज केसरी योग कहा जाता है। देखते हैं यहां पर, मान लीजिए कुंडली में चंद्रदेव किसी के यहां बैठे हुए हैं और इस चंद्रमा के साथ शुक्र बैठे हैं या इस चंद्रमा के साथ बुध बैठे हैं, तो इसे क्या कहा जाएगा? गज केसरी योग। ये भी गज केसरी योग माना गया है।
मैं यहाँ पर जो सहमत हूँ वो मात्र थोड़ा सा इससे सहमत हूँ। मुझे लगता है कि चंद्रमा के साथ बृहस्पति का होना एक गज केसरी योग के फल दे सकता है, बाकी नहीं। लेकिन यहाँ पर भी ये बहुत ज्यादा बलिष्ठ गज केसरी योग नहीं है। सही शब्दों में गज केसरी क्या होगा मैं आपको दिखाता हूं। ये आगे लिखा हुआ है, नीचे देखते हैं। गुरु ग्रह लगन से केंद्र में हो, गुरु ग्रह लगन से केंद्र में हो तो इसे गज केसरी योग कहते हैं। देखिए यहां पर लगन कौन सा है, ये रहा। लगन से केंद्र भाव कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस लगन से ये केंद्र भाव है, इस लगन से ये केंद्र भाव है। यदि बृहस्पति यहां हो, यहां हो या यहां हो, इसको हम मान सकते हैं कि यह अवस्था गज केसरी योग की है। परंतु यहां एक शर्त और है, ये बृहस्पति यहां पर बलिष्ठ अवस्था का होना चाहिए, बलिष्ठ अवस्था का। अब बलिष्ठ का क्या मतलब? बलिष्ठ का अर्थ यह है कि बृहस्पति यहाँ पर बुरे ग्रहों से प्रभावित ना हो, नीच के ना हो, ये स्थितियां ना हो, अस्त ना हो। अगर ऐसी कोई अवस्था नहीं है और इन भावों में बृहस्पति है तो इसको गज केसरी योग कहा गया है। ये बहुत अच्छी अवस्था है। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया गज केसरी योग। इस तरह के बहुत सारे योग हैं, हमारी प्राचीन पुस्तकों में हजारों तरह के योग दिए हुए हैं। मैं अगर आपको सभी योग पढ़ाना शुरू कर दूंगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। शायद हमारी 5-10 डीवीडीज तो इसी में लग जाएंगे, जो कि किसी काम की नहीं होंगी। तो यहाँ मैं आपको 1-2 और योग बताकर उसके बाद जो मुख्य योग है वहां पर ले चलूंगा। आगे चलते हैं। एक योग बड़ा फेमस है, इसे कहा गया है पंच महापुरुष योग। पंच महापुरुष, 5 महापुरुषों वाले योग। इसके आगे पार्ट्स हैं, जैसे रोचक योग, भद्र योग, हंस योग, मालव्य योग, सस योग। कहा जाता है जिस व्यक्ति की कुंडली में ये 5 योग हैं वह महापुरुष हो गया। और एक योग भी किसी की कुंडली में है वह भी बहुत अच्छी बात है। तो ये योग है क्या, देखते हैं। पहला योग है रोचक योग। रोचक अर्थात यदि मंगल ग्रह 1 8 10 इन राशि में हो और केंद्र में हो। देखते हैं इसका मतलब। देखिए ये कुंडली है, इस कुंडली में केंद्र कौन सा है? ये है, ये है, ये है। पहला भाव केंद्र में भी आता है और त्रिकोण में भी आता है। इस कारण इसको केंद्र से ज्यादा त्रिकोण माना जाता है। परंतु केंद्र कौन कौन से ज्यादा अच्छे माने जाते हैं? चौथा, 7वां और 10वां, इनको हम प्रॉपर केंद्र मान लेते हैं। यदि किसी कुंडली में चौथे भाव में मंगल ग्रह 1 8 10 इन राशियों में से किसी भी राशि में बैठे हुए, 7वें भाव में 1 8 10 इनमें से किसी भी राशि में मंगल बैठे हुए, इसी तरह 10वें भाव में 1 8 10 इनमें से किसी भी राशि में मंगल ग्रह बैठे हुए हों तो इसे हम रोचक योग कहते हैं। मेष राशि मंगल की अपनी है, वृश्चिक राशि मंगल की अपनी है और मकर राशि में मंगल उच्च का होता है। तो ये वही बात हर जगह है, हर राशि में लिखा हुआ है। अगर प्रत्येक इनमें से किसी भी राशि में मंगल हो, किसी भी भाव में, तो उसे रोचक योग कहा गया है। कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति बलशाली होता है, अपनी इच्छा से अपने व्यापार को आगे बढ़ाता है, मन का मजबूत होता है, बहुत सुखी वैवाहिक जीवन लेता है, इत्यादि 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 इत्यादि। तो यहाँ पर कुल मिला के अगर ऐसी कोई अवस्था हो तो मंगल मजबूत तो हो ही गया। हाँ, ऐसे व्यक्ति को धन मिलेगा, जीवन साथी अच्छा मिलेगा, या व्यक्ति व्यापार में उन्नति करेगा या नहीं करेगा, ये बात की बात है। हाँ, लेकिन यहाँ पर इस योग को हमने मानना होगा,
इसको हम रोचक योग कहते हैं। कुल मिला के यह मंगल की एक अच्छी अवस्था है। यदि केंद्र में मंगल हो और इन राशियों में हो तो उसको अच्छा माना गया है। रोचक योग से मात्र इतना ही समझे। आगे यहां पर दिया हुआ है भद्र योग। देखेंगे भद्र योग। भद्र योग का अर्थ है यदि बुध ग्रह 3, 6 इन राशियों में हो, इनमें से किसी भी राशि में हो और केंद्र में हो, तो आपको पता है कि केंद्र क्या है, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव। यदि इन तीनों में से किसी भी भाव में मिथुन राशि या कन्या राशि, मिथुन राशि या कन्या राशि, मिथुन राशि या कन्या राशि आ रही हो, कोई भी राशि आ रही हो, और बुध ग्रह यहाँ बैठे हो, यहाँ बैठे हो या यहाँ बैठे हो, कहीं बैठे हो, तो इसको हम कौन सा योग बोलते हैं, भद्र योग। एक अच्छा योग है। इसमें भी कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति खूब धनवान होगा, बहुत अच्छा वैवाहिक जीवन होगा, बड़ा अच्छा प्रोफेशन होगा, सरकार से लाभ मिलेंगे, राजाओं की तरह रहेगा, इत्यादि इत्यादि। इसका क्या कारण है? बुध की मिथुन राशि अपनी राशि है और कन्या राशि भी बुध की अपनी राशि है और कन्या राशि में ही बुध उच्च के होते हैं। तो इस कारण केंद्र में चौथे, 7वें या 10वें भाव में बुध हो और इनमें से किसी भी एक राशि का हो तो उसे भद्र योग माना गया है। यह भी बड़ी अच्छी बात है। अगर किसी कुंडली में ऐसा दिखता है तो आप समझिए कि यहाँ पर कुछ पॉजिटिव साइन है, लेकिन होगा क्या वो हम आगे देखेंगे। तो कुल मिला के इसको हम पॉजिटिव मानते हैं। आगे देखते हैं हंस योग। यहाँ देखें हंस योग। यदि बृहस्पति या गुरु 4, 9, 12 कर्क राशि, धनु राशि, मीन राशि इनमें से किसी भी राशि में हो और केंद्र में हो, फिर वही चीज, केंद्र भाव हमें पता है चौथा, 7वां और 10वां देखना है। बृहस्पति इनमें से किसी भी भाव में हो और किस राशि के हो, कर्क राशि, धनु राशि, मीन राशि, कर्क राशि, धनु राशि, मीन राशि, कर्क, धनु, मीन, इनमें से किसी भी राशि में बृहस्पति बैठे हो, अर्थात चौथे भाव में या तो कर्क राशि हो या धनु राशि हो या मीन राशि हो और बृहस्पति यहाँ हो, सेम 7वें में या सेम 10वें में, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसको हम कौन सा योग कहते हैं, हंस योग। कहा गया है कि हंस योग जिस कुंडली में होगा ऐसा व्यक्ति बहुत धनी होता है, बहुत धनी। लेकिन यदि आप मुकेश अंबानी जी की कुंडली देखें, अनिल अंबानी जी की कुंडली देखें, बिल गेट्स की कुंडली देखें या मेरी कुंडली देखें, हो सकता है कि मेरी कुंडली के अंदर ऐसा योग हो, लेकिन मैं तो इतना धनी नहीं हूं। उन लोगों की कुंडली में हो सकता है ऐसा योग ना हो, लेकिन वो लोग धनी हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि धन प्राप्ति के या धनी होने के योग कुछ और होते हैं, ये योग नहीं होते। लेकिन यहाँ ये बात विचारणीय है कि यदि बृहस्पति चौथे भाव में हो और इनमें से किसी भी राशि में हो, 7वें भाव में हो और इनमें से किसी राशि में हो, 10वें भाव में हो और इनमें से किसी भी राशि में हो, तो इस अवस्था को एक अच्छी अवस्था माना गया है। इसके फल क्या होंगे वो बात की बात है, आगे हम करेंगे उसको। लेकिन इस योग को क्या कहा गया है, हंस योग। कई विद्वान कुंडली दिखाने के लिए जब कोई आता है तो उसे सीधा ही प्रभावित कर देते हैं कि आपकी कुंडली में तो हंस योग है। तो व्यक्ति इतना ज्यादा प्रभावित हो जाता है तो सोचता है कि पता नहीं क्या योग मिल गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बहुत लोगों की कुंडली में योग मिलेंगे आपको, कहीं रिक्शा पुलर्स की कुंडली में मिलेंगे, कहीं आपको मजदूरों की कुंडली में हंस योग मिल जाएंगे। तो इससे प्रभावित नहीं होना, बस इसको जान लेना है कि इसको हंस योग कहते हैं। आगे चलते हैं। यह योग है मालव्य योग। यदि शुक्र ग्रह वृष, तुला या मीन राशि में हो और केंद्र में हो, यदि शुक्र ग्रह केंद्र में हो और वृष राशि में हो, तुला राशि में हो या फिर मीन राशि में हो, वृष, तुला, मीन, वृष, तुला, मीन,
इनमें से किसी भी राशि में शुक्र ग्रह हो और चौथे, सातवें या 10वें भाव में हो तो उसे मालव्य योग कहा गया है। अर्थात ऐसा व्यक्ति सर्वगुण संपन्न होता है। क्या कारण है इसका? वृष राशि शुक्र की अपनी राशि है, तुला राशि शुक्र की अपनी राशि है और मीन राशि में शुक्र ग्रह उच्च के होते हैं। तो आपने देखा, यदि इन भावों में शुक्र ग्रह हो और इन राशियों में से किसी भी राशि का हो तो शुक्र यहाँ पर मजबूत माना जाएगा। लेकिन पुस्तकों में लिखा है कि ऐसे व्यक्ति को सर्वगुण संपन्न मानना चाहिए। तो सर्वगुण मानने की जरूरत नहीं, शुक्र को यहाँ अच्छी अवस्था का माने। आगे देखते हैं। आगे एक योग लिखा हुआ है सस योग। सस योग। यदि शनि ग्रह 7, 10, 11 तुला, मकर, कुंभ इनमें से किसी राशि में हो और केंद्र में हो, वही बात हुई यहां पर भी। ये हमारे केंद्र है 4, 7, 10। यदि शनि ग्रह इनमें से किसी भी भाव में हो और किस राशि में हो? तुला राशि में हो, मकर राशि में हो, कुंभ राशि में हो, तुला मकर कुंभ, तुला मकर कुंभ, इनमें से किसी भी राशि में हो तो ऐसी अवस्था को सस योग कहा गया है। अर्थात ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बड़े ऊंचे स्तर को प्राप्त करते हैं। ये कई सभाओं के प्रधान होते हैं, जीवन में खूब मेहनत करते हैं और मेहनत के फल मिलते हैं। इस तरह की मिलती जुलती बातें पुस्तकों में लिखी हुई हैं। इसका क्या कारण है? शनि ग्रह तुला राशि में उच्च के होंगे, शनि ग्रह मकर राशि में अपनी राशि में होंगे, कुंभ राशि में होंगे तो वो भी इनकी अपनी राशि है। इसी कारण से इन भावों में यदि शनि हो और इनमें से किसी भी राशि के हो तो उस शनि को मजबूत माना गया है। इसे ही सस योग कहा गया है। आपने इन पंच महापुरुषों को ध्यान में रखना है, क्योंकि इनका हम प्रयोग तो नहीं करते, कम से कम मैं तो इनका प्रयोग नहीं करता। हाँ, इनको मानता जरूर हूं। जब भी शनि कभी इस राशि में आ जाएगा तो उसको मैं बलिष्ठ मानूंगा, लेकिन ये कभी नहीं पुकारूंगा कि यहाँ पर ये सस योग है। सामने वाले को प्रभावित हम इन योगों से ना करके हम उसको फलादेश से प्रभावित करेंगे कि आपके जीवन में ये हो सकता है। ये बातें बुक्स में अच्छी लगेंगी। तो आइए, आपने पंच महापुरुष योग पढ़ा, आगे हम और इंपॉर्टेंट योग पढ़ते हैं। यहां अब मैं आपको एक योग पढ़ा रहा हूं, इसका नाम है विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग काफी फेमस योग है। मार्केट में इसका बहुत ज्यादा लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन वो करते थोड़ा सा गलत वे में है। हम पहले इस योग को समझ लें, फिर इसकी गलती और इसका जो ठीक सिस्टम है वो आपको क्लियर हो पाएगा। देखिए, विपरीत राजयोग के 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट कौन सा है? हर्ष, अर्थात हर्ष विपरीत राजयोग। दूसरा कौन सा है? सरल, सरल विपरीत राजयोग। और तीसरा है विमल, विमल विपरीत राजयोग। तो हम यहाँ पर हर्ष विपरीत राजयोग की बात करते हैं। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है जब षष्ठेश 8th या 12th भाव में चला जाए तो हर्ष विपरीत राजयोग होता है। ध्यान से देखेंगे, जब षष्ठेश 8th या 12th भाव में चला जाए तो हर्ष विपरीत राजयोग होता है। आइए इसे कुंडली पर हम लोग सॉल्व करें। षष्ठेश कौन होगा? षष्ठेश वो होगा जो छठे भाव का स्वामी होगा। जैसे लगन के स्वामी को हम लग्नेश कहते हैं, दूसरे भाव के स्वामी को द्वितीयेश कहते हैं, तृतीय भाव के स्वामी को तृतीयेश कहेंगे, पंचम भाव के स्वामी को पंचमेश कहेंगे, तो छठे भाव के स्वामी को षष्ठेश कहेंगे। मान लीजिए यहाँ पर 7 का अंक है, 7 का अंक छठे भाव में है, अर्थात तुला राशि छठे भाव में है। तो तुला राशि का स्वामी कौन हुआ? शुक्र। तो छठे भाव का स्वामी कौन हुआ? शुक्र। तो षष्ठेश कौन हुआ? शुक्र। तो यहां पर षष्ठेश कौन है? शुक्र। अब एक और एग्जाम्पल, अगर यहां पर 5 का अंक है तो यहां पर सिंह राशि छठे भाव में है,
तो छठे भाव की स्वामी कौन सी राशि है? सिंह राशि। सिंह राशि का स्वामी कौन है? सूर्य। तो छठे भाव का स्वामी कौन कहलाया? सूर्य। तो षष्ठेश कौन हुए? सूर्य। तो आपने देखा जो इस भाव में राशि होगी उस राशि के स्वामी को इस भाव का स्वामी कहेंगे। अब उदाहरण लेते हैं, यदि यहां पर 4 का अंक है तो षष्ठेश कौन हो गए? चंद्रमा। अब यहां पर लिखा गया है कि यदि षष्ठेश चंद्र 8वें भाव या 12वें भाव में बैठे हों, षष्ठेश चंद्र 8वें भाव या फिर 12वें भाव में बैठे हों, दोनों में से किसी भी भाव में बैठे हों, तो इस योग को हर्ष विपरीत राज योग कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में रोग ऋण शत्रु इन तीनों चीजों का नाश करता है। अर्थात ऐसे व्यक्ति को रोग भी नहीं होगा, ऐसे व्यक्ति को ऋण भी नहीं होगा, ऐसे व्यक्ति को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। देखिए इसका क्या कारण है, विद्वान ऐसा क्यों कहते हैं? वे कहते हैं छठे भाव से रोग ऋण शत्रु आता है। यदि छठे भाव का स्वामी ही बुरी अवस्था में चला गया तो इसका अर्थ होगा ऐसे व्यक्ति को रोग ऋण शत्रु प्राप्त नहीं होगा। इसी बात को उन्होंने हर्ष विपरीत राजयोग का नाम दिया। लेकिन मेरे विचार में क्या अर्थ है इसका? देखिए छठा भाव, 8वां भाव या 12वां भाव, पूरी कुंडली में ये 3 भाव ही ऐसे भाव होते हैं जो 2 तरफा फल देते हैं। 5वां भाव, 10वां भाव या किसी भी भाव को आप ले लें, ये मात्र एक तरफा फल देंगे। जैसे 10वें भाव से क्या आता है? प्रोफेशन। 10वां भाव अच्छा होगा तो प्रोफेशन अच्छा होगा, 10वां भाव बुरा होगा तो प्रोफेशन बुरा होगा। इतनी ही बात हुई। लेकिन छठा, 8वां और 12वां यहां से 2 तरफा फल कैसे आते हैं? देखिए छठे भाव से आता है रोग ऋण शत्रु। मेरे विचार में यदि छठा भाव अच्छी अवस्था में है तो ऐसे व्यक्ति को रोग ऋण शत्रु कभी भी नहीं होते। अगर छठा भाव बुरी अवस्था में है तो ऐसे व्यक्ति को रोग ऋण शत्रु हो सकते हैं। तो यहाँ पर यदि किसी व्यक्ति के छठे भाव की कंडीशन बहुत बढ़िया बड़ी हुई है, बहुत अच्छी, तो इसका अर्थ है कि यहाँ रोग ऋण शत्रु नहीं होंगे। यहाँ से जो संघर्ष आता है, छठे भाव से संघर्ष आता है, तो ऐसे व्यक्ति को संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए अगर किसी व्यक्ति को यहाँ पर संघर्ष ना करना पड़े, रोग इस व्यक्ति को ना हो, तो इसका अर्थ क्या है कि यह व्यक्ति स्वस्थ है। तो देखिए एक और फल मिल गया। इस भाव की अच्छी अवस्था होने पर व्यक्ति स्वस्थ माना जाता है। तो बड़े आसान से फल हैं यहाँ के, 2 तरफा फल, बाकी किसी भाव के नहीं होते। तो देखते हैं यहाँ विद्वानों ने इसे हर्ष विपरीत राजयोग कहा। जब छठे भाव का स्वामी 8वें या 12वें भाव में चला जाए तो ऐसे व्यक्ति को रोग ऋण शत्रु नहीं होगा। ये कुछ लोग कह रहे हैं, इसे हर्ष विपरीत राजयोग कहा गया है, बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है। परंतु मैं क्या कहूंगा आपको निर्णायक रूप में, यदि छठे भाव का स्वामी 8वें या 12वें भाव में चला जाए तो इसका अर्थ है इस भाव में अशुभता आ गई। क्यों अशुभता आएगी? क्योंकि ये छठा और 8वां भाव दोनों के दोनों भाव बुरे होते हैं। यदि छठे भाव का स्वामी बुरे भाव में चला जाए तो इसका अर्थ है कि छठे भाव में खराबी हो गई, खराब हो गया। तो छठे भाव से क्या फल आते हैं? रोग ऋण शत्रु। तो इसका अर्थ है कि ऐसे व्यक्ति को रोग ऋण और शत्रु बुरे रूप में प्राप्त होंगे। तो इस कारण मैं कभी भी हर्ष विपरीत राजयोग को महत्व नहीं देता। आपने भी नहीं देना है, परंतु मेरी बात पर मनन करने के बाद, ऐसा नहीं कि जो मैं सिखा रहा हूं वही सीखते रहें। बुद्धि का प्रयोग करें। यदि मैं आपको ठीक लगता हूं तो मेरी बात मान जाएं। अगर आपको बाकी लोग ठीक लगते हैं
तो उनकी बात मान जाएं, लेकिन बुद्धि का प्रयोग बहुत अच्छी तरह से कीजिएगा। अगला देखते हैं, नेक्स्ट वाला है सरल विपरीत राजयोग। देखिए, यह है सरल विपरीत राजयोग। इसमें लिखा गया है, जब अष्टमेश अर्थात 8वें भाव का स्वामी 6th या 12th हाउस में चला जाए, 6ठे या 12वें भाव में चला जाए, तो उसे सरल विपरीत राजयोग कहा गया है। तो उसे सरल विपरीत राजयोग कहा गया है। देखते हैं यहां पर, कहा गया है कि जब 8वें भाव का स्वामी 6ठे भाव या 12वें भाव में चला जाए, तो इसे सरल विपरीत राजयोग कहते हैं। मैं उदाहरण देता हूं। मान लीजिए यहां 5 का अंक लिखा हुआ है, तो सिंह राशि 8वें भाव में लिखी हुई है, तो 8वें भाव का स्वामी कौन हो गया? सूर्य, क्योंकि सिंह राशि का स्वामी भी सूर्य है। यदि यह सूर्य 6ठे भाव या 12वें भाव में बैठा हुआ है, तो इसे क्या कहा जाता है? सरल विपरीत राजयोग। अर्थात इस व्यक्ति को 8वें फल, दोबारा कहूंगा, तो इस व्यक्ति को 8वें भाव के फल नहीं मिलेंगे। अर्थात दुर्घटना नहीं होगी, नुकसान नहीं होगा, इल्जाम नहीं लगेंगे, ऐसा कहा गया है। परंतु मेरे विचार क्या है? मैं कहता हूं, यदि इस व्यक्ति के 8वें भाव का स्वामी बुरे भावों में चला गया, तो इसका अर्थ है 8वां भाव खराब हो गया, तो इस व्यक्ति को हमेशा दुर्घटना, नुकसान या इल्जाम का डर बना रहेगा। तो यहाँ पर इस कारण से मैं कभी भी सरल विपरीत राजयोग को बहुत इंपॉर्टेंस नहीं देता, लेकिन इसे ही सरल विपरीत राजयोग कहा जाता है। आप उसको जान लें। आगे देखिए, आगे एक और विपरीत राजयोग है, इसको कहा गया है विमल विपरीत राजयोग। विमल विपरीत राजयोग अर्थात जब द्वादशेश अर्थात 12वें भाव का स्वामी 6ठे भाव या 8वें भाव में हो, तो उसे विमल विपरीत राजयोग कहेंगे। विमल विपरीत, इसका क्या अर्थ हुआ? 12वें भाव का स्वामी, इसे क्या कहते हैं? द्वादशेश। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में 12वें भाव का स्वामी 6ठे भाव में हो या फिर 8वें भाव में हो, ऐसी अवस्था यदि होगी, तो उसे विमल विपरीत राजयोग कहेंगे। मैं एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए यहाँ पर 3 का अंक लिखा हुआ है, अर्थात 12वें भाव का स्वामी कौन हुआ? बुध ग्रह। यदि यह द्वादशेश बुध इधर बैठे हैं 6ठे भाव में या फिर 8वें भाव में बैठे हैं, तो इसको हम विमल विपरीत राजयोग कहेंगे। पुस्तकों में क्या लिखा है कि 12वें भाव के फलों का नाश हो गया, अर्थात इस व्यक्ति को 12वें भाव के फल नहीं मिलेंगे। अर्थात किसी भी प्रकार का व्यय, खर्च होना या शरीर का व्यय होना इस व्यक्ति को नहीं मिलेगा। इस व्यक्ति को अपने घर से दूर भी नहीं जाना पड़ेगा, अर्थात यह व्यक्ति सुखी है। कोई भी प्रकार की गलत इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, क्योंकि 12वें भाव से इन्वेस्टमेंट्स भी देखते हैं। परंतु मैं क्या कहता हूं, मेरे विचार में 12वें भाव का स्वामी बुरे भाव में होने पर 12th हाउस कमजोर पड़ जाता है, खराब पड़ जाता है। तो ऐसी अवस्था में यह व्यक्ति जब भी इन्वेस्टमेंट करेगा, इसे सावधानी की जरूरत है। ऐसे व्यक्ति खर्चे से करते रहते हैं, खराब खर्चे। ऐसा व्यक्ति हमेशा किसी ना किसी नुकसान में या फिर व्यय में लगा रहता है। इस व्यक्ति के जीवन में व्यय भाव खराब है, तो व्यय हमेशा बड़ी बुरी तरह होगा, नुकसान हो सकते हैं। ये मेरे विचार हैं। तो आपने हर्ष विपरीत राजयोग, सरल विपरीत राजयोग और विमल विपरीत राजयोग को पढ़ा कि ये तीनों राजयोग क्या होते हैं, और इनका मेरे द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण भी पढ़ा कि मैं क्या कहता हूं। तो आपने दोनों बातों को चेक करना है, दोनों में से जो युक्ति संगत, तर्क संगत लगती है वो ले लीजिए। परंतु मुझे लगता है कि मेरी बात ठीक है, क्योंकि मैं बड़े लंबे टाइम से पढ़ा रहा हूं और पढ़ने वाले सभी लोग इस बात का अनुमोदन करते हैं। तो आपने
विपरीत राजयोग पर कोई खास फोकस नहीं करना, बस इनको जान लेना है। अब हम आगे चलते हैं। आपने राजयोग का नाम जरूर सुना होगा। राजयोग, राजयोग का अर्थ है राज करना। राजयोग का अर्थ यह नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब में चले जाना या फिर कुछ राजकाज के कार्यों से जुड़ना। राजयोग यह नहीं है। राजयोग का अर्थ होता है राज करना, लेकिन राज करने से लोग समझ लेते हैं किसी सत्ता से जुड़ना, लोगों पर राज करना, लेकिन बिल्कुल नहीं। राज का अर्थ है व्यक्ति अपने जीवन में पूरी तरह से शानो शौकत से रहता है, उसको किसी भी प्रकार की चिंता लगभग नहीं होती, हर चीज या कुछ चीजें बड़ी जल्दी इजीली उसको मिल जाती हैं। आम आदमी से थोड़ी सी सरलता से जीता है और मजे से जीता है। इसको हम कहते हैं राजयोग। यहाँ आपने बहुत ध्यान से इस राजयोग को सीखना है कि राजयोग क्या है। मैं इस राजयोग का हमेशा अनुमोदन करता रहा हूं। जब भी किसी कुंडली में राजयोग होता है वह व्यक्ति राजयोगी होता है, उसको अपने जीवन में बड़े अच्छे स्तर प्राप्त होते हैं। किस चीज के प्रति ये बात का मुद्दा है, लेकिन अभी समझें कि राजयोग है क्या। देखते हैं राजयोग। यहां मैंने काफी बातें लिखी हुई हैं, जैसे लग्नेश दशम भाव में हो, दशमेश लगन में हो, लग्नेश दशमेश का शुभ योग हो या शुभ संबंध हो। आपने 3 लाइंस के ऊपर ही अभी फोकस करना है। मैं इसका सरलीकरण करता हूं। अब आप इस कुंडली पर देखिए, मैंने यहां कहा है लग्नेश, लगन के स्वामी को लग्नेश कहते हैं, लगन के स्वामी को लग्नेश कहते हैं। यदि लग्नेश दशम भाव में हो, यह दशम भाव है और यह लगन, यदि लगन का स्वामी लग्नेश दशम भाव में हो, जैसे मान लीजिए यहां पर 5 का अंक लिखा हुआ है, तो लग्नेश कौन हो गए? सूर्य, क्योंकि लगन में सूर्य की राशि है, तो इस लगन का स्वामी सूर्य है, तो लगन के स्वामी को लग्नेश कहते हैं। तो लग्नेश सूर्य यदि दशम भाव में ऐसे बैठे हुए हो, लग्नेश सूर्य दशम भाव में हो, इसे राजयोग कहा गया है। अर्थात ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में आम लोगों से थोड़ा सा ज्यादा उन्नति करता है, राजयोग। उसके बाद दूसरी लाइन में मैंने लिखा हुआ, देखते हैं दूसरी लाइन। दूसरी पंक्ति है दशमेश लगन में हो, इसको सॉल्व करते हैं। अर्थात दशमेश, दशमेश कौन है? 10वें भाव का स्वामी। मान लीजिए यहां पर 8 का अंक लिखा हुआ है, 8 का, तो यहां 10वें भाव का स्वामी कौन हुआ? मंगल, क्योंकि मंगल की राशि है ये 10वें भाव में। तो 10वें भाव का स्वामी मंगल यदि लगन में बैठे हुए हो, यदि ये मंगल लगन में बैठे हुए हो, तो आप देखिए दशमेश का संबंध लगन से बन गया। इसको भी हम एक राजयोग मानते हैं। आगे चलते हैं, तीसरी लाइन, इसमें मैंने लिखा हुआ है लग्नेश दशमेश का शुभ भाव में संबंध हो। अब इसको देखिए, मान लीजिए यहां पर 8 का अंक है, तो यहां 9, 10 और यहां 11 का अंक हो जाएगा। तो लग्नेश कौन है? शनि, और दशमेश कौन है? मंगल। इन दोनों का संबंध शुभ भाव में हो, जैसे ये शनि और ये मंगल दोनों बैठे हुए हैं। किस भाव में बैठे हैं? 7वें भाव में। 7वें भाव को कोई हम अशुभ भाव मानते हैं? बिल्कुल नहीं। हमने माना चौथा, 7वां और 10वां ये समभाव है। 6, 8, 12 ये अशुभ भाव है। 1, 5, 9 ये शुभ भाव है। 2, 3, 11 ये ऐसे भाव हैं जो ना तो शुभ है, ना अशुभ है, ना सम है। ये अपनी स्थिति के अनुसार हो जाते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर लग्नेश और दशमेश एक अच्छे से भाव में बैठे हुए हैं, तो इसको आप क्या कहेंगे? राजयोग। इसमें एक और राजयोग का तरीका है, जैसे किसी अच्छे भाव में शनि बैठे हुए हैं, ये रहे शनि, और इस शनि को मंगल कहीं से देख रहा है। अब
ये एक नई चीज है आपके लिए, ध्यान से देखें। लग्नेश कौन है? शनि, वो ये बैठे हुए हैं। और दशमेश कौन है? मंगल, वो ये बैठे हुए हैं। मंगल की दृष्टियां कौन कौन सी हैं? चौथी, सातवीं और आठवीं। तो देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मंगल ग्रह यहां पर अपनी 8वीं दृष्टि से इस शनि को देख रहा है, अर्थात 10वें भाव का स्वामी मंगल पहले भाव के स्वामी शनि को देख रहा है। इसको भी राजयोग कहेंगे। यदि किसी तरह से ये शनि इस मंगल को देखता, अर्थात पहले भाव का स्वामी इस 10वें भाव के स्वामी को देखता, तो उसको भी राजयोग कहते। लेकिन यहां शर्त क्या है? यह संबंध अच्छे भावों में हो, ऐसा ना हो कि यहां पर मंगल बुरे भाव में बैठे हुए हो ऐसे, और आप कहें कि शनि तो तीसरी दृष्टि से इस मंगल को देख रहा है, तो यह भी राजयोग है। नहीं, यह राजयोग नहीं है, इसको राजयोग नहीं कहते। तो आपने इन ग्रहों का आपस में संबंध हो, इसे राजयोग कहना है। अब आप एक और चीज देखें, मंगल कहीं बैठा है, उसको 2 मिनट के लिए भूल जाते हैं। पहले भाव का स्वामी शनि ये बैठे हुए हैं और यहां बैठकर 7वीं दृष्टि से 10वें भाव को देखते हैं। क्या यह भी राजयोग है? लग्नेश का संबंध तो बन गया यहां से, क्या इसको भी राजयोग मानेंगे? इसको आप बहुत छोटे स्तर का राजयोग मानते हैं, बहुत माइनर, बहुत बड़े स्तर का नहीं, छोटे स्तर का। तो इसी को मैंने आपको यहां पर बताया, यह राजयोग की स्थिति है। अर्थात दोबारा से देखते हैं, पहले भाव का स्वामी 10वें भाव में हो, एक बात। 10वें भाव का स्वामी पहले भाव में हो, दूसरी बात। पहले और 10वें भाव के स्वामी दोनों आपस में इकट्ठे कहीं अच्छी अवस्था में बैठे हो, या आपस में अच्छी तरह दृष्टि संबंध बना रहे हो, तो इसको हम क्या कहेंगे? राजयोग। अब एक और राजयोग है, वहां पर चलते हैं। आइए इधर देखते हैं। अब आपने इन 3 लाइनों पर ही फोकस करना है, इस लाइन पर, इस लाइन पर और इस लाइन पर। सबसे पहले इसको देखते हैं। लग्नेश 9वें भाव में हो, देखते हैं इधर मेरी तरफ आइए। ये लगन है, लगन के स्वामी को लग्नेश कहेंगे। ये 9वां भाव है। 9वां भाव एक ऐसा भाव होता है जहां से व्यक्ति को जो मिलता है उसको वो मोड़ नहीं सकता। यहां से क्या आता है? पिता। पिता की कही बात हम मोड़ते हैं कभी? कभी भी नहीं। पर अब आप लोग कहेंगे मोड़ भी देते हैं, वो गलत बात है, उसको छोड़ दीजिए। पिता एक ऐसे व्यक्ति हैं, पिता एक ऐसा पद है जिनकी कही हुई बात को हमें मानना पड़ता है। ये एक सामाजिक सिस्टम है, यही संस्कार होते हैं। तो 9वें भाव से पिता आते हैं, इनकी कही बात मोड़ी नहीं जाती। 9वें भाव से ईश्वर को माना गया है, ईश्वर की कही बात कभी मोड़ी नहीं जाती। यहाँ से धर्म गुरु आते हैं, इनकी बात कभी नहीं मोड़ते। यहाँ से मंदिर या धर्म स्थान आता है, मंदिर या धर्म की कही बात कभी नहीं मोड़ी जाती। यहाँ से भाग्य आता है, भाग्य की बात कभी कोई मोड़ ही नहीं सकता। ना कोई ज्योतिषी, ना कोई तांत्रिक, ना ही कोई यांत्रिक, ना ही कोई गुरुजी, ना ही स्वयं ईश्वर। ईश्वर चाहे तो मोड़ सकते हैं, लेकिन वो मोड़ते नहीं, क्योंकि वो नियमों को कभी भी खंडित नहीं करते। तो आपने देखा 9th हाउस से मिलने वाली सभी चीजों को मोड़ नहीं सकते। तो यदि किसी व्यक्ति के पहले भाव का संबंध या पहले भाव का स्वामी 9वें भाव में हो, लग्नेश 9वें भाव में हो, लग्नेश 9वें भाव में ऐसे हो, मैं उदाहरण देता हूं। यदि यहां पर 11 का अंक है, तो पहले भाव का स्वामी शनि यहां 9वें भाव में हो, तो इसे हम क्या कहेंगे? राजयोग। आगे मैंने दूसरी पंक्ति क्या लिखी है उसको देखते हैं। यहां दूसरी पंक्ति है, नवमेश यदि लगन में हो, इसको देखें। यदि 9वें भाव का स्वामी यहां पर शुक्र है, ये शुक्र ऐसे लगन में बैठे हुए हो, तो इसको हम क्या कहेंगे? राजयोग। राजयोग
यह भी राजयोग है। अब तीसरी पंक्ति देखते हैं, लग्नेश नवमेश शुभ स्थान पर हो। आइए इसको क्लियर करें। पहले भाव का स्वामी शनि लग्नेश है, नौवें भाव का स्वामी शुक्र नवमेश है। यदि लग्नेश और नवमेश ये बैठे हुए हैं, बड़ी अच्छी बात है। ये किसी अच्छे भाव में बैठे हुए हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। इसे हम क्या कहते हैं? राजयोग। अगर इनमें दृष्टि संबंध हो तब भी इसे राजयोग कहा जाएगा। जैसे लग्नेश शनि ये बैठे हुए हैं, भागेश या नव में शुक्र ये बैठे हुए हैं, दोनों में आपस में दृष्टि संबंध है, तो इसको आप क्या कहेंगे? राजयोग। अर्थात पहले और नौवें भाव का संबंध शुभ अवस्था में बनता हो तो इसे राजयोग कहा जाता है। अब हम और आगे बढ़ते हैं कि राजयोग और किसे कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं। आपने 3 पंक्तियों के ऊपर अभी फोकस करना है। देखिए यहां लिखा है नवमेश यदि दशम भाव में हो। आइए इसको क्लियर करें। नवमेश, नौवें भाव के स्वामी को नवमेश कहा गया है। यदि नवमेश दशम भाव में हो, उदाहरण के तौर पर यदि मान लीजिए यहां 4 का अंक है तो यहां नवमेश कौन हुए? चंद्रमा। यदि चंद्र देवता यहां बैठे हुए हो तो इसको हम क्या कहेंगे? नवमेश चंद्र दशम भाव में है, तो ये बड़ा अच्छा राजयोग है। देखिए कॉम्बिनेशन देखिए, भाग्य स्थान का स्वामी प्रोफेशन हाउस में आ गया तो नेचुरल है, बड़ी अच्छी सी प्रेडिक्शन हुई कि इस व्यक्ति का भाग्य इसके प्रोफेशन में दखल अंदाजी करेगा। तो बहुत अच्छी बात है, किसी व्यक्ति की आजीविका में उसका भाग्य हेल्प कर रहा है तो ये तो राजयोग है, तो इसे ही राजयोग कहा गया है। अब आप दूसरी पंक्ति देखें, वहां क्या लिखी है? दशमेश दशम भाव में हो। यहां पर इनको लिखना चाहिए था कि दशमेश नवम भाव में हो। दशमेश नवम भाव में हो। आइए इसको करते हैं। दशमेश दशम भाव को देखिए, यदि यहां पर मान लीजिए 8 का अंक है तो इसका अर्थ हुआ कि दशमेश कौन हुए? मंगल। यदि ये दशमेश मंगल नवम भाव में बैठे हुए हैं तो इसको भी हम क्या कहते हैं? राजयोग। क्योंकि प्रोफेशन हाउस का लॉर्ड कहां चला गया? भाग्य स्थान पर, नवम स्थान पर। बहुत पॉजिटिव बात हो गई। दशम भाव का स्वामी नवम स्थान पर चला गया, पॉजिटिव बात हो गई, तो इसे भी हम राजयोग कहते हैं। अब आप आगे देखें, अगली पंक्ति क्या कहती है? नवमेश दशमेश शुभ स्थानों पर हो। बड़ी इजी बात वही वाली। दशमेश कौन है? मंगल, और नवमेश कौन है? शुक्र। यदि ऐसी अवस्था हो और शुक्र और मंगल ये एक साथ बैठे हुए हैं तो आप क्या देखेंगे? यहां पर नवमेश शुक्र दशमेश मंगल के साथ बैठे हुए हैं, अर्थात इन दोनों भावों का संबंध बन रहा है, तो इसको राजयोग बोला गया है। राजयोग। अगर यहां पर ये दोनों साथ साथ ना होते, अब देखते हैं, 10वें भाव के स्वामी मंगल अपनी चौथी दृष्टि से, 1 2 3 4 चौथी दृष्टि से 9वें भाव के स्वामी शुक्र को देखते हैं, संबंध ये भी बनता है, तो इसको भी क्या कहा गया है? राजयोग। इसे हम हमेशा राजयोग कहते हैं। तो आपने देखा ये एक राजयोग की अवस्था है। कुंडली फलादेश करते समय यदि कोई ऐसी सिचुएशन बनती है तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि व्यक्ति की कुंडली थोड़ी सी असाधारण है, यहाँ पर कुछ पॉजिटिविटी ज्यादा है, तो मैं हमेशा राजयोग के ऊपर ही फोकस करता हूं। वैसे कई और योग भी बड़े प्रचलित हैं, जैसे चामड़ योग, पर्वत योग, मालव्य योग, पता नहीं कौन कौन से योग हैं, माला योग। ये योग काम नहीं करते,
तो इनके ऊपर फोकस ना करते हुए हमें ऐसे योगों को पढ़ना है जो कि हमें कोई लाभ देते हैं। तो आपने यहाँ राजयोग पढ़ा, अब मैं आगे चलता हूं। कुछ विद्वान राजयोग को ही अखंड राजयोग बोल देते हैं, अर्थात राजयोग हो तो उसे वो लोग अखंड राजयोग बोल देते हैं। अखंड का मतलब जो कभी खंडित ना हो। जो आपने राजयोग पढ़ा उसे ही अखंड राजयोग भी कह सकते हैं, परंतु एक और वर्ड आता है, इसका नाम है खंड राजयोग। अर्थात राजयोग पर बुरे ग्रहों का प्रभाव हो, राजयोग पर कोई बुरे ग्रह प्रभाव डालते हो तो उसे खंड राजयोग बोलते हैं। अर्थात ऐसा राजयोग जो है तो राजयोग परंतु खंडित हो जाएगा। तो आप लोग देखते हैं कुछ लोग अपने जीवन में बड़े ऊंचे स्तर पर पहुंच जाते हैं और उसके बाद फिर डाउन आ जाते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ऐसे व्यक्ति राजयोग तो भोगते हैं परंतु किसी और कारण से डाउन आ जाते हैं, तो इसे ही खंड राजयोग बोला गया है। तो पहले हम एक बार यहाँ एग्जाम्पल के साथ ही काम करते हैं। यहाँ पहले हम एक बार राजयोग बनाते हैं। जैसे मान लीजिए लगन में यहाँ पर 11 का अंक है और यहाँ पर भाग्य स्थान पर 7 नंबर राशि है, तुला राशि। इन दोनों भावों के जो स्वामी हैं वे ये बैठे हुए हैं। तो आपने क्या देखा, यहाँ लग्नेश शनि भागेश शुक्र के साथ बैठे हुए हैं। ये क्या हुआ, राजयोग, खंड राजयोग। बहुत पॉजिटिव बात है। अब आगे चलते हैं। अब ये अखंड राजयोग खंड राजयोग कैसे बन जाएगा, देखिए। देखिए कुंभ लगन में बुरे भाव का स्वामी कौन होता है? कुंभ लगन में बुरे भाव का स्वामी है चंद्रमा। मान लीजिए इस योग के साथ चंद्र बैठे हुए हो, एक अच्छा योग है, ये बहुत बढ़िया योग है। और यहां पर कौन आ गए, चंद्र, जो कि नीच के भी हैं और बुरे भाव के स्वामी भी हैं। तो इस अवस्था को आप क्या कहेंगे, खंड राजयोग। अर्थात राजयोग तो है लेकिन खंडित हो जाएगा। तो ऐसे लोग अपने जीवन में ऊंचे जाते हैं और कभी किसी दशा वगैरह में, ये दशा वर्ड क्या है ये आप आगे सीखेंगे, किसी समय पर नीचे आ जाते हैं। तो इसे ही हम खंड राजयोग कहते हैं। इसके ऊपर बहुत फोकस कीजिएगा, बहुत मजेदार और इंपॉर्टेंट योग है। हम आगे और योगों पर बात करते हैं। अब हम करते हैं नीच भंग राजयोग। आपने इस शब्द को बहुत बार सुना होगा कि नीच भंग राजयोग जिस कुंडली में होता है वह व्यक्ति पता नहीं क्या बन जाता है, लेकिन नो डाउट इंपॉर्टेंट योग है, इस पर हम बात करते हैं। नीच भंग राजयोग, इस शब्द को ध्यान से देखें, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि कुंडली में यदि कोई ग्रह अपनी नीच राशि में है तो वह ग्रह बुरे फल दे सकता है। दो चीजें होती हैं, एक है नीच और एक है उच्च। आप लोग पढ़ चुके हैं, जैसे सूर्य मेष राशि में उच्च का होगा, तुला राशि में नीच का होगा। तो उच्च का मतलब ऊंची अवस्था, अच्छी अवस्था, और नीच का मतलब नीची अवस्था। तो यहाँ इस योग का अर्थ क्या है? इस योग का अर्थ है कि यदि कोई ग्रह अपनी नीच राशि में हो, अर्थात बुरी अवस्था में हो, परंतु फिर भी वह बुरी राशि में होने के बावजूद भी अच्छे फल दे रहा हो, तो ऐसी अवस्था को हम क्या कहते हैं? नीच भंग राजयोग। नीच भंग राजयोग, उसके कुछ मैंने ये सूत्र लिखे हैं, तो इस पर फोकस करते हैं। देखिए पहले वाले पर ही ध्यान देंगे। यदि नीचस्थ ग्रह बलि चंद्र से केंद्र में हो, यदि नीचस्थ ग्रह, इसका मतलब कोई ग्रह जो नीच का है, यदि नीचस्थ ग्रह बलि चंद्र से केंद्र में हो। आइए इसको यहां पर देखते हैं। पहले तो हम चंद्रमा को बलि मान लें। चंद्रमा बलि कैसे होगा? बलि मतलब बल
शक्तिशाली। कुंडली में चंद्रमा उच्च का हो, अपनी मित्र राशि में हो, अच्छे घरों में हो, तो वह क्या माना जाता है? बली। जैसे मान लीजिए चंद्रमा अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, ये रहे चंद्रमा, चंद्रमा अपनी राशि में है, अपने घर में है, तो इनको आप कमजोर कहेंगे? नहीं, ये बली चंद्र है। अब इस बली चंद्रमा से कोई ग्रह केंद्र में हो, तो हम पहले सारे ये नंबर्स लिख लेते हैं। यदि कोई ग्रह बली चंद्रमा से केंद्र में हो, चंद्रमा से केंद्र क्या क्या है? एक तो ये केंद्र है, एक ये केंद्र है, एक ये केंद्र है। देखिए कैसे, यहीं से गिनते हैं, 1 2 3 4 ये वाला, 5 6 7 ये वाला, 8 9 10 ये वाला। मान लीजिए यदि यहाँ पर शनि ग्रह मेष राशि में बैठे हुए हो, तो आपको पता है शनि जब मेष राशि में होते हैं तो ये वहां पर नीच के हो जाते हैं, परंतु यह शनि, ये नीच के शनि इस बली चंद्रमा से केंद्र में आ रहे हैं, तो यहाँ पर इस शनि का नीच भंग माना जाएगा, अर्थात ये शनि यहाँ पर बुरे फल नहीं देगा, ऐसा कहा गया है। मैं इससे सहमत हूं या नहीं वो बात की बात है, पहले समझ लेते हैं। ये शनि यहाँ पर नीच के हैं, और ऐसी अवस्था में यदि इस नीच के ग्रह से, इधर देखें चंद्रमा आ गए केंद्र में, इस बली चंद्र से ये ग्रह नीच के आ रहे हैं केंद्र में, तो यहाँ पर चंद्रमा का केंद्र में होना इस शनि के लिए नीच भंग कराएगा। इसी तरह और एक चीज देखें, यदि इस बली चंद्र से, ये देखिए गुरु मकर राशि में नीच के होते हैं, अगर ऐसी अवस्था में आ गए तो इसको भी हम नीच भंग कहेंगे। तुला राशि में सूर्य नीच के होते हैं, तो अगर ऐसी अवस्था हो बली चंद्र से कोई ग्रह नीच का केंद्र में आ रहा हो तो उसे नीच भंग कहेंगे। ये बताना चाह रहे हैं कुछ पुराने विद्वान, उन्होंने ऐसा वर्णन किया है, लेकिन मैं इससे इतना सहमत नहीं हूं। कारण क्या है? चंद्रमा से किसी ग्रह को देखना ये कोई युक्ति संगत नहीं लगता। चंद्रमा को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देना कि वह किसी ग्रह की अशुभता को कम कर दे, ये कुछ युक्ति संगत नहीं है। इसको अगर आप प्रैक्टिकल कुंडलियों पर नोट करेंगे तो आप मेरी बात को मान भी जाएंगे। तो मैं इस सूत्र से इतना सहमत नहीं हूं, और संविधान ने इतना हमें हक दिया हुआ है कि हम किसी भी बात को ना माने। अगर आपको मेरी बात गलत लगती है तो कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे ही ले सकते हैं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, मेरी किसी भी बात को मानने से पहले या मेरी किसी भी बात का खंडन करने से पहले बुद्धि से उस बात को अच्छी तरह जांच लें, परख लें, 150 कुंडलियों पर प्रयोग कर लें, आपको क्लियरिटी दिख जाएगी, फिर फैसला दीजिएगा। अब हम दूसरी पंक्ति की तरफ आते हैं, नीच भंग राजयोग की। पहला आपने क्लियर किया, अब दूसरी बात क्या है? यदि नीचस्थ ग्रह के साथ उच्च का ग्रह हो, यदि नीचस्थ ग्रह के साथ उच्च का ग्रह हो, अर्थात जो ग्रह नीच का है उसके साथ कोई उच्च का ग्रह आ जाए। देखते हैं जरा कैसे। जैसे मान लीजिए ये कुंडली है, इस कुंडली में बृहस्पति यहाँ पर नीच के बैठे हुए हैं, बड़ी बुरी बात है। इस व्यक्ति की कुंडली में प्रोफेशन हाउस में नीच के बृहस्पति बैठे हुए हैं, बृहस्पति मकर राशि में नीच के होते हैं, तो नुकसान हो गया। परंतु यहाँ पर एक उच्च के ग्रह आ गए। मकर राशि में उच्च के कौन होते हैं? मंगल। तो आप देखें नीच के ग्रह के साथ कौन बैठा हुआ है? उच्च का ग्रह मंगल। तो इसे हम क्या कहेंगे? नीच भंग राजयोग। यहाँ पर इस नीच ग्रह की नीचता इतनी रह नहीं पाएगी, क्योंकि साथ में कौन आ गया है? एक अच्छे ग्रह की अवस्था साथ हो गई है, उच्च के मंगल आ गए हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? नीच भंग राजयोग। यहाँ पर बृहस्पति की नीचता भंग हो रही है।
अब आगे देखते हैं अगली पंक्ति, उसमें क्या कह रहे हैं? ग्रह जिस राशि में नीच का हो, ग्रह जिस राशि में नीच का हो, उस राशि का स्वामी उच्च राशि में हो। ये क्या बात हुई? ध्यान से देखते हैं। ग्रह जिस राशि में नीच का हो, ग्रह जिस राशि में नीच का हो, उस राशि का स्वामी उच्च राशि में हो या उसी राशि में हो। इसको सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ग्रह यहां पर नीच का है, ये मंगल ग्रह यहां पर कर्क राशि में बैठे हैं और आपको पता है कि मंगल ग्रह कर्क राशि में नीच के होते हैं, तो ये मंगल यहां पर नीच राशि में है। ये मंगल जिस राशि में नीच के है, उस राशि का स्वामी चंद्र ये उच्च का। यही मैंने लिखा, ये मंगल जिस राशि में नीच के हैं, इस राशि का स्वामी चंद्र अपनी उच्च राशि में है, तो यहां पर क्या होगा? इस मंगल की नीचता भंग हो जाएगी। या फिर यहां लिखा हुआ है, ये ग्रह जिस राशि में नीच का है, इस राशि का स्वामी इसी राशि में हो, तब भी मंगल की नीचता समाप्त हो जाएगी। देखिए बड़ा आसान सी बात है, इसका क्या मतलब है देखते हैं। ये घर है, एक भाव है, यहां पर बाहर से एक ग्रह आया और बैठ गया। मंगल देवता इधर आए और इधर बैठ गए। मंगल के लिए ये राशि, ये घर अशुभ है, मंगल यहां पर नीच के हो गए, नेगेटिविटी। लेकिन यदि आप देखें, इस घर का स्वामी यहीं बैठा हुआ है, अर्थात यह घर बहुत बढ़िया पड़ा हुआ है, बहुत बढ़िया, इसकी अवस्था बहुत शानदार है। तो यहाँ पर यदि ये आ जाएंगे मंगल, तो क्या यहाँ पर ये तब भी इतने बुरे हो पाएंगे? कॉमन सेंस की बात है, नहीं हो पाएंगे। इसी कारण से इस मंगल की नीचता में कमी रहती है, इसी कारण इस मंगल को नीच भंग बोला गया है। अब इसी तरह इसी में देखें एक और चीज, ये एक भाव है, इस भाव का स्वामी चंद्र बहुत बढ़िया अवस्था में बैठा हुआ है, अर्थात इस भाव का स्वामी अपनी उच्च राशि में है। यह भाव बहुत शानदार है, अच्छे फल देगा। अब इस भाव के अंदर एक ग्रह आ जाते हैं जो कि इस भाव में या इस राशि में नीच के होते हैं, तो आप सोचिए, जब इस भाव के स्वामी की अवस्था ही अच्छी हो गई, यह भाव अपने आप में ही फाइन हो गया, तो यहाँ पर आने वाला ग्रह क्या कर पाएगा? क्योंकि मंगल तो यहाँ पर बाहर से आया हुआ है और इस भाव का स्वामी वैसे ही बहुत बढ़िया बैठा हुआ है, तो इसे ही क्या कहा जाता है? नीच भंग राजयोग। अब अगली पंक्ति देखते हैं, यहां लिखा है, नीचस्थ ग्रह पर स्वस्थ ग्रहों का प्रभाव हो। नीचस्थ ग्रह पर स्वस्थ ग्रहों का प्रभाव हो, त्रिकोणपति संबंध बनाए, त्रिकोणपति संबंध बनाए। आइए इसको देखते हैं। यही एग्जाम्पल लेते हैं। यहां पर ये मंगल नीच के बैठे हुए हैं, गड़बड़, अर्थात मंगल यहाँ बुरी अवस्था में है। अब इस मंगल को यदि स्वस्थ ग्रह देख रहे हैं, स्वस्थ ग्रह या त्रिकोणपति, त्रिकोणपति कौन होते हैं? 1, 5, 9, इन्हें हम क्या कहते हैं? त्रिकोणपति। यदि यहाँ पर इस त्रिकोण भाव के स्वामी सूर्य की दृष्टि इस मंगल पर पड़ रही है, बड़ी अच्छी बात है, इस सूर्य की दृष्टि इस मंगल पर पड़ रही है, तो यहाँ पर क्या होगा? इस मंगल की नीचता में कमी आ जाएगी, इस मंगल की नीचता में कमी आ जाएगी। ठीक है जी। इसी तरह आप देखें, यदि मान लीजिए यहाँ पर
बृहस्पति नीच के बैठे हुए हैं, बृहस्पति नीच के बैठे हुए हैं, इनको अच्छे अच्छे ग्रह या त्रिकोण भाव के स्वामी प्रभावित कर रहे हैं। कैसे? जैसे ये देखिए, एक शुभ ग्रह चंद्रमा इनको देख रहा है, पांचवें भाव का स्वामी सूर्य, त्रिकोण भाव का स्वामी सूर्य, वो इनको देख रहा है अपनी सातवीं दृष्टि से। पहले भाव का स्वामी मंगल ये बैठे हुए हैं, ये भी अपनी चौथी दृष्टि से देख रहे हैं। देखिए बृहस्पति कितनी शुभता में आ गया है। पहले भाव के स्वामी मंगल इसे देख रहे हैं, पांचवें भाव के स्वामी सूर्य इसे देख रहे हैं, सवग्रही चंद्र इसे देख रहे हैं। तो देखिए, क्या ये बृहस्पति अब भी नीच का रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। जब इसे अच्छे अच्छे ग्रह, बलिष्ठ स्वस्थ ग्रह देख रहे हों, तो यहाँ पर इसकी नीचता गौण हो जाएगी, नीचता का विचार नहीं होगा। इसी को ही नीच भंग राजयोग कहा गया है। तो आपने यहाँ पर नीच भंग राजयोग पढ़ा, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, आगे ये काफी प्रयोग होगा। तो दोस्तों, यहाँ अभी तक हम ज्योतिष के कई चैप्टर्स पढ़ चुके हैं। आप लोग देखेंगे कि हम जितना पीछे पढ़ते हैं, अगली क्लास में या अगले चैप्टर में उसको हम प्रयोग करते हैं। तो मैं आपको फिर एक विनती करूंगा, हमेशा की तरह, आपने जितना पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए। एक बार, 2 बार, 10 बार, चाहे आपको आता है तब भी इस डीवीडी को दोबारा देखिए। ऐसा करने पर आपको ये चीजें आपके ब्लड में चली जाएंगी। हमें लगता है कि हमें कोई चीज समझ आ गई है, लेकिन जब उसको हम प्रयोग करते हैं तो हम गलती कर जाते हैं। आपको ये इतना पक्का होना चाहिए कि रात को आप जब सो रहे हो, मैं आपको जगाऊं और पूछूं कि बताइए कौन सा ग्रह किस राशि में नीच का होता है, तो आप एकदम जवाब दे पाए, सोचना ना पड़े। इतना सब कुछ फिंगर टिप्स कर लीजिए और उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अभी तक जितना आपने पढ़ा है इसको रिवाइज करें, फिर प्रार्थना करूंगा। अब हम आगे चलते हैं, अगर आप रिवाइज कर चुके हैं तो। दोस्तों, यहाँ अब हम शुरू करते हैं मंगलीक योग। यह योग बहुत फेमस योग है, आपको पता है, आप लोगों ने इसका नाम भी काफी सुना होगा। मंगलीक योग का जो प्रयोग है, यह विवाह के समय खास तौर पर किया जाता है। जब हम किसी कुंडली का मिलान किसी दूसरी कुंडली से करते हैं, अर्थात किसी लड़की की कुंडली का मिलान किसी लड़के से, या लड़के की कुंडली का मिलान लड़की की कुंडली से किया जाता है, तब मंगलीक योग का खास विचार किया जाता है। मंगलीक योग के विषय में कुछ भ्रांतियां भी समाज में प्रचलित हैं कि यदि एक लड़का मंगलीक है तो उसका विवाह हमें एक मंगलीक कन्या से ही कराना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो उस कन्या की मृत्यु तक हो सकती है। इस तरह की बातें और इसके अलावा और भी कई बातें प्रचलित हैं। तो मंगलीक योग प्रॉपर है क्या, हम इसके विषय में यहाँ पर बात करते हैं। आइए, मंगलीक योग देखिए, ये पहला भाव है, प्रथम भाव। तो प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव, 1 2 3 4 5, यह 5 भाव ऐसे हैं जिनमें यदि मंगल ग्रह हो, इन पांचों में से किसी भी भाव में यदि मंगल ग्रह हो तो व्यक्ति मंगलीक कहलाता है। मान लीजिए किसी कुंडली में प्रथम भाव में मंगल बैठा हुआ हो, तो इसको हम क्या कहेंगे? मंगलीक। कोई व्यक्ति कुंडली दिखाने आया और उस व्यक्ति की कुंडली में प्रथम भाव में ऐसे मंगल बैठे हुए हैं, तो हम उस व्यक्ति को मंगलीक कहेंगे। अगर यहाँ पर प्रथम भाव में मंगल नहीं है और चौथे भाव में मंगल है, तो हम उस व्यक्ति को मंगलीक कहते हैं। अगर यहाँ चौथे भाव में भी मंगल नहीं है, 7वें भाव में मंगल है, तो उस व्यक्ति को मंगलीक कहते हैं। अगर 7वें में भी नहीं है और बाय चांस 8वें में है, तो इस व्यक्ति को मंगलीक कहा जाएगा। यदि यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ मंगल है, तो इस व्यक्ति को मंगलीक कहा जाएगा। अगर बाय चांस यहाँ मंगल नहीं है, इन सभी पांचों भावों में कहीं मंगल नहीं है, मंगल किसी और स्थान पर बैठा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को मंगलीक नहीं कहा जाता।
ये अवस्था होती है मंगली कहलाने की। एक चीज और इसमें कहूंगा, आप लोगों को चंद्र कुंडली के विषय में थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे चंद्र कुंडली, एक होती है लगन कुंडली, एक होती है चंद्र कुंडली। मान लीजिए लगन कुंडली को हम यहां वैसे ही डिजाइन कर लेते हैं, किसी भी व्यक्ति की लगन कुंडली मानकर इसको बना लेते हैं। ग्रह गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 के 9 ग्रह हो गए। तो ये आपने क्या बनाया, यह है लगन कुंडली। यहां लगन है सिंह लगन और लग्नेश सूर्य लगन में बैठे हुए हैं। इस कुंडली से अब हमें चंद्र कुंडली का निर्माण करना है। चंद्र कुंडली, लगन कुंडली से ही चंद्र कुंडली बनती है। अब देखिए, जैसे यहां पर चंद्रमा मीन राशि में बैठे हुए हैं, तो यहां हम चंद्र कुंडली का निर्माण करेंगे। ये रही चंद्र कुंडली, यहां देखें, यहां पर मीन राशि लिख देंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि लगन कुंडली में चंद्रमा जो है मीन राशि में है। अगर बाय चांस ये चंद्रमा मीन राशि में ना होते, ये चंद्रमा यहां पर होते मकर राशि में, तो चंद्र कुंडली का निर्माण करते समय हम प्रथम भाव में मकर राशि लिख लेते। इसका अर्थ यह हुआ कि लगन कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में होता है, उस राशि को चंद्र कुंडली में लगन में लिख लिया जाता है, जैसे कि मैंने यहां पर किया। अब उदाहरण एक और करते हैं। यदि चंद्र यहां पर होते तो हम क्या करते, इस लगन कुंडली में देखते कि चंद्रमा मेष राशि में है, तो इधर चंद्र कुंडली बनाते समय हम यहाँ पर लगन में मेष राशि लिख देते, और मेष राशि लिखते ही फिर बाकी भावों में वो सभी राशियां एक के बाद एक आ जाती। लगन कुंडली में जो ग्रह जिस राशि में बैठा हुआ है, चंद्र कुंडली में भी वही ग्रह उसी राशि में आ जाता है। जैसे सिंह राशि में सूर्य बुध शुक्र बैठे हुए हैं, तो यहाँ वहां आप उसे लिख लेंगे। एक ग्रह कम है, मंगल। इस तरह आपने लगन कुंडली को ध्यान में रखते हुए चंद्र कुंडली का निर्माण किया। लगन कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में होता है, वह राशि चंद्र कुंडली में लगन बन जाती है, और वहीं पर हम चंद्रमा को लिख लेते हैं और सभी राशियां लिखते हैं और वही ग्रह वहां पर पेस्ट कर देते हैं। इसे बोलते हैं चंद्र कुंडली। मंगलिक योग में आपको चंद्र कुंडली का खास ध्यान रखना है। मैं सबको रफ कर देता हूं। तो यहां देखिए, यह है एक लगन कुंडली। इस लगन कुंडली में प्रथम भाव में मंगल बैठे हुए हैं। मैंने आपको बताया था, यदि 1 7 8 12 इन भावों में से किसी भी भाव में मंगल ग्रह बैठा हुआ हो, तो व्यक्ति मंगलिक कहलाता है। यहां पर हम इस व्यक्ति को क्या कहेंगे कि यह व्यक्ति तो मंगलिक है, क्योंकि इनके प्रथम भाव में मंगल बैठा हुआ है। यदि हम देखें, ये मंगल यहां ना हो करके यहां बैठे होते, तब भी हम इस व्यक्ति को मंगलिक कहते। यदि यहां पर मंगल होते, तब भी हम इस व्यक्ति को मंगलिक कहते। तो कुल मिलाकर इन भावों में कहीं भी मंगल हो, 1 4 7 8 12, तो हमें व्यक्ति को मंगलिक मानना चाहिए। अब यहाँ प्रथम भाव में मंगल बैठे हुए हैं, तो हम इस व्यक्ति को मंगलिक कहेंगे। लगन कुंडली से आपने डिसाइड कर लिया कि व्यक्ति मंगलिक है। अब फटाफट आप चंद्र कुंडली को देख लीजिए। ये साथ में चंद्र कुंडली बनी है।
चंद्रमा मीन राशि में है तो हम यहाँ पर चंद्र कुंडली में भी चंद्रमा को मीन राशि में लिखेंगे और मीन राशि यहाँ पर प्रथम भाव में आ जाएगी। अब यहीं पर आप देखें मंगल ऑटोमेटिक चौथे भाव में आ जाएगा, क्योंकि लगन कुंडली में मिथुन राशि में है। यहाँ पर जहां भी मिथुन राशि आएगी वहीं हमने मंगल को लिख लिया। आपको पता है कि 1, 4, 7, 8, 12 इन भावों में यदि मंगल हो तो व्यक्ति मंगलिक होता है। यहाँ पर चौथे भाव में मंगल आ रहा है तो इसका मतलब है ये व्यक्ति चंद्र कुंडली से भी मंगलिक है, लगन कुंडली से भी मंगलिक है और चंद्र कुंडली से भी मंगलिक है। अगर कोई व्यक्ति लगन कुंडली से भी मंगलिक हो और चंद्र कुंडली से भी मंगलिक हो तो ऐसे व्यक्ति को लोग डबल मंगलिक, घोर मंगलिक इस तरह के अलंकारों से नवाजते हैं कि यह व्यक्ति तो अब डबल मंगलिक हो गया। तो आप लोग दोबारा देख लीजिए, 1, 4, 7, 8, 12 इन भावों में यदि मंगल होता है तो व्यक्ति मंगलिक कहलाता है। लगन कुंडली के साथ साथ आपको चंद्र कुंडली पर भी ध्यान देना है। यदि चंद्र कुंडली में भी मंगल ग्रह 1, 4, 7, 8, 12 इन भावों में कहीं आ जाए तो व्यक्ति को हम डबल मंगलिक कहते हैं। यहाँ मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए व्यक्ति लगन कुंडली से मंगलिक आ रहा है और चंद्र कुंडली से मंगलिक नहीं आ रहा, बाय चांस ऐसा कोई सिस्टम बन रहा है, तो आप इस व्यक्ति को डबल मंगलिक नहीं कहेंगे, इस व्यक्ति को आप मंगलिक कहेंगे। चंद्र कुंडली से भी व्यक्ति मंगलिक हो तो व्यक्ति को डबल मंगलिक कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि यदि कोई लड़का या कोई लड़की मंगलिक है तो उसका हम क्या करें। अगर एक लड़का मंगलिक है तो कहा गया है कि उसका विवाह मंगलिक कन्या से ही करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो जो कन्या है जो कि नॉन मंगलिक है उस कन्या की मृत्यु तक हो सकती है, वह कन्या रोगी हो सकती है। इस तरह की बातें कही जा रही हैं। यहाँ मैं आपको और डिटेल में जाने से पहले एक दो चीजें और क्लियर करता हूँ। आपने मंगलिक योग चेक करना सीखा। अब एक चीज आती है मंगलिक योग भंग। मंगलिक योग भंग कैसे हो जाता है? इसका अर्थ यह हुआ कि व्यक्ति मंगलिक तो है परंतु उसका मंगलिक योग भंग हो रहा है। ये कैसे होगा ये मैं आपको क्लियर करता हूं। ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आपने इन पॉइंट्स को देखना है। हम सबसे पहले पॉइंट को देखते हैं। ये लिखा हुआ है सप्तमेश सवग्रही हो। सप्तमेश सवग्रही हो तो मंगल दोष भंग हो जाता है। यहां हम उदाहरण लेते हैं, जैसे यहाँ पर लगन में मंगल ग्रह बैठे हुए हैं तो इसका अर्थ हुआ कि व्यक्ति मंगलिक है। सप्तम भाव ये रहा और सातवें भाव का स्वामी कौन हुआ? गुरु। अगर यहाँ पर ये गुरु देवता यहीं बैठे हुए हैं अर्थात ये सवग्रही हैं, अपने ही घर में है, तो आप खुद बताएं अगर ये गुरु अपने घर में है तो ये मंगल इनका क्या बिगाड़ पाएगा? कुछ भी नहीं। इस कारण कहा गया है यदि सातवें भाव का स्वामी अपने ही घर में हो, अपनी ही राशि में हो, यहीं पर हो तो मंगलिक योग भंग हो जाता है। यही मैंने आपको यहाँ बताया। अगर यहाँ गुरु ना होते, बाय चांस यहाँ पर तुला राशि होती और यहीं पर शुक्र बैठे होते तो इसको भी यही कहते कि सप्तमेश सप्तम भाव में ही है, इस घर का स्वामी अपने ही घर में है। तो जब भी ऐसी कोई अवस्था होती है सातवें ही भाव में होता है तो वहां पर मंगलिक योग भंग हो जाता है। यही मैंने आपको अभी इस पॉइंट से क्लियर किया। अब दूसरा पॉइंट देखें। दूसरा पॉइंट है सप्तमेश उच्च के हो। सप्तमेश उच्च के हो, जैसे यहाँ पर सप्तमेश कौन है? बृहस्पति। ये बृहस्पति यदि अपनी उच्च राशि में हो, ये सप्तमेश बृहस्पति यदि अपनी उच्च राशि में हो, व्यक्ति ये मंगलिक है परंतु इनके सातवें भाव का स्वामी उच्च का पड़ा है, अर्थात इस व्यक्ति का वैवाहिक जीवन भाव का स्वामी
तो यहाँ पर मंगलिक योग भंग। अगला देखें, मंगल के साथ बृहस्पति, इसका अर्थ यह हुआ जैसे ये व्यक्ति मंगलिक आ रहे हैं, हम यहां मंगल लिख देते हैं, ये व्यक्ति मंगलिक आ रहे हैं। अब यहां ये व्यक्ति यदि मंगलिक है तो यहां पर साथ में ही बृहस्पति बैठे हो, बिल्कुल साथ में, तब भी इस व्यक्ति का मंगलिक योग भंग हो जाता है। इस मंगल को बृहस्पति ने अपने प्रभाव में कर लिया और कहा जाता है कि बस यहाँ पर अब व्यक्ति मंगलिक नहीं रहा। ये भी एक तरीका है मंगलिक योग करने का। आगे देखते हैं, मंगल 1, 8, 10 इन राशि में, इसको समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस कुंडली पर आपको दिखाता हूं, दूसरी जो बनी हुई है। देखिए, मंगल यहाँ हो, मंगल यहाँ हो, मंगल यहाँ हो, यहाँ या फिर यहाँ, इन भावों में यदि कहीं भी मंगल हो तो व्यक्ति को मंगलिक कहा गया है। लेकिन यहाँ ये बात कही जा रही है कि यदि मंगल प्रथम भाव में है और मेष राशि में है, अपनी ही राशि में है, तो उसका मंगल योग भंग होगा। यदि मंगल वृश्चिक राशि में है तब भी मंगल दोष भंग रहेगा, क्योंकि मंगल अपनी राशि में है। यहाँ पर यदि मंगल अपनी उच्च राशि मकर राशि में हो तब भी मंगल दोष भंग हो जाता है। सेम बात यहाँ लागू होती है। यहाँ पर मंगल मेष राशि में हो, वृश्चिक राशि में हो या मकर राशि में हो, इन तीनों में से किसी भी राशि में हो और चौथे भाव में हो तो इसको मंगल दोष या मंगलिक दोष नहीं कहते। अगर सातवें भाव में मंगल हो और मेष राशि में हो या वृश्चिक राशि में हो या मकर राशि में हो तब भी व्यक्ति को मंगलिक नहीं कहा जाता। यदि आठवें भाव में मंगल है और मेष राशि का है, वृश्चिक का है या मकर राशि का है, तब भी उसे मंगलिक योग नहीं कहा जाता। मंगल 12वें भाव में है, मेष राशि के हैं, वृश्चिक राशि के हैं या फिर मकर राशि के हैं, तब भी व्यक्ति का मंगलिक योग भंग माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति अब मंगलिक नहीं रहा। अगला पॉइंट देखते हैं, मंगल अस्त हो। अस्त, आपको पता है कि कोई ग्रह अस्त कब हो? जब कोई ग्रह सूर्य से बहुत नजदीक आ जाता है। जब कोई ग्रह सूर्य से बहुत नजदीक आ जाता है तब वह ग्रह अस्त हो जाता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हर ग्रह के अस्त होने का एक अंश निर्धारित है। सूर्य के साथ जब कोई ग्रह होगा तो वह अस्त हो जाएगा, मंगल होगा तो वह अस्त हो जाएगा, तो अस्त होगा, जो सारे ग्रह हैं। यदि मान लीजिए मंगल ग्रह यहाँ बैठे हुए हैं, ये व्यक्ति मंगलिक है, परंतु साथ में ही सूर्य आ गए और इन दोनों के अंश भी काफी नजदीक हैं और मंगल ग्रह यहाँ पर अस्त आ रहा है। अस्त होने पर मंगल दोष भंग हो जाता है। अस्त ग्रह की तो पावर कम हो जाती है, इसलिए यहाँ पर मंगलिक योग को नहीं माना जाता। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है, मंगल चलित कुंडली में स्थान बदल ले। मंगल ग्रह चलित कुंडली में स्थान बदल ले। अब आपको चलित कुंडली तो अभी नहीं आती, अभी आपने नहीं पढ़ा। अभी इस पॉइंट को सिर्फ आप याद रखेंगे। मैं कुछ ही क्षणों में आपको अभी चलित कुंडली भी पढ़ाऊंगा ताकि आपको इजीनेस हो जाए कि क्या चीज है। फिलहाल इस चीज को याद रखें कि यदि चलित कुंडली में मंगल ग्रह अपना स्थान बदल ले तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति मंगलिक नहीं रहता। ठीक है जी। इसके बाद अगला पॉइंट देखें, यहां तक जितनी बातें लिखी हुई हैं ऊपर इनसे मैं सहमत हूं, लेकिन इसके बाद एक नीचे पॉइंट है, इससे मैं सहमत नहीं हूं। ये क्या कहा जा रहा है? ये कह रहे हैं भावी साथी की कुंडली में उसी भाव में शनि राहु केतु हो तो मंगलिक योग भंग होगा। इसको समझते हैं। जैसे ये एक लड़का है, इस लड़के की कुंडली में प्रथम भाव में मंगल ग्रह बैठे हुए हैं, अर्थात यह व्यक्ति मंगलिक है।
अब इस लड़के के लिए एक रिश्ता आया और वह रिश्ता एक लड़की का है और उस लड़की की कुंडली में स्थिति हम देखते हैं। आइए, ये एक लड़की की कुंडली हम मान लेते हैं और लड़के की कुंडली में प्रथम भाव में लड़के की कुंडली में जिस भाव में मंगल है, लड़की की कुंडली में उसी भाव में शनि बैठे हुए हैं। तो विद्वान कई क्या कहते हैं, वो कहते हैं इस लड़के का मंगलिक योग भंग हो गया। कोई बात नहीं, दोनों की शादी कर दी। ये कुछ बातें प्रचलित हैं, लेकिन इस योग का कोई भी लाभ नहीं है, ये विचारणीय नहीं है, इस पर आप मनन मत कीजिएगा। हम लोगों ने मंगलिक योग पर बहुत ज्यादा डीप रिसर्च दी हुई है। अगर आप इस मंगलिक योग में और डीप जाना चाहते हैं, हम लोगों ने कुछ उदाहरण कुंडलियों के साथ बहुत डीप पढ़ाया है और उससे हमारे विद्यालय को कई स्थानों पर सम्मानित भी किया गया है। अगर आप वह रिसर्च देखना, पढ़ना, समझना चाहते हो तो मंगलिक योग पर हमारी जो डीवीडी है, आप उसको देख सकते हैं और ज़्यादा एजुकेट हो सकते हैं। यहाँ पर समय की पाबंदी भी है, बहुत सीमित शब्दों में ही मैं आपको यहाँ पर मंगलिक योग बता रहा हूँ। खैर समझिए, ये योग गलत है। जहाँ पर लड़के की कुंडली में मंगल मंगलिक योग बना रहा है, वही लड़की की कुंडली में उसी स्थान पर शनि आ गया, तो इसको मंगलिक योग भंग नहीं माना है। यह अकॉर्डिंग टू रूल्स गलत बात है, तो इसको मत माने। तो अब आपने देखा, यह मंगलिक योग होता है और यह मंगलिक योग भंग होने के कुछ नियम दिए गए हैं। व्यक्ति मंगलिक हो और इनमें से कोई भी एक स्थिति हो तो मंगलिक योग भंग हो। अब व्यक्ति को मंगलिक माना क्यों जाता है, क्या है मंगलिक योग, इस पर मैं आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास करता हूं। देखिए, जो पहला भाव है, पहला भाव व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व को दर्शाता है। यदि किसी कुंडली में मंगल यहाँ हो तो कहा गया है कि ये व्यक्ति तो सेनापति है और ऐसे व्यक्ति के मंगल की दृष्टि वैवाहिक जीवन पर पड़ती है। मंगल की कौन कौन सी दृष्टियां हैं? 4, 7 और 8। देखिए, इस मंगल की 7वीं दृष्टि वैवाहिक जीवन पर पड़ रही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मंगल एक सेनापति है और सेनापति का काम लड़ना होता है। तो इस मंगल का जो प्रभाव 7वें भाव पर वैवाहिक जीवन पर पड़ रहा है, जिस कारण इस व्यक्ति का वैवाहिक जीवन खराब रहेगा। इस कारण व्यक्ति को पहले भाव में मंगल होने पर मंगलिक मान लिया जाता है। दोस्तों, मैं सिर्फ वो बता रहा हूं जो लोग प्रयोग कर रहे हैं। जो हमारी गहन रिसर्च है मंगलिक योग पर, वो आपको मैं प्रॉपर उस सीडी में ही दे पाऊंगा या डीवीडी में ही दे पाऊंगा। यहाँ पर बहुत समय कम है, तो यहाँ आपको मैंने मंगलिक योग ही सिखाया। बस थोड़ा सा बता रहा हूं कि मार्केट में मंगलिक योग क्या प्रचलित है। कहा गया है यदि प्रथम भाव में मंगल हो तो इस मंगल की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ेगी, तो इस व्यक्ति का वैवाहिक जीवन तो डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर प्रथम भाव में किसी कुंडली में मंगल ना हो, चतुर्थ भाव में मंगल जी बैठे हो, तो इस मंगल की चौथी दृष्टि वैवाहिक जीवन पर पड़ती है। देखते हैं 1, 2, 3, 4। इसीलिए कहा गया है कि 7वें भाव पर मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है तो वैवाहिक जीवन खराब हो जाएगा। इसी कारण इस व्यक्ति को मंगलिक मानेंगे। और आगे चलते हैं। अगर किसी के 7वें भाव में मंगल होगा तो यह व्यक्ति तो अपने वैवाहिक जीवन का सर्वनाश कर ही लेगा। यह व्यक्ति ऐसी कुंडली लिए हुए है जिसमें 7वें भाव में मंगल है, तो मंगल तो यहां प्रभाव डाल ही रहा है, तो वैवाहिक जीवन तो खराब हो ही रहा है। और देखिए, यदि मंगल यहां हो तो क्या है? अब मंगल की कोई दृष्टि यहां तो पड़ नहीं रही, अब क्या है? कहा जाता है कि
यहां यदि मंगल होगा तो इस व्यक्ति के जीवन में दुर्घटनाएं होने के योग बनेंगे। एक तो ये विचार है जिस कारण यह व्यक्ति कम आयु लिए हुए है, इसलिए ये मंगलिक है। एक तो ये वर्ग है। और कुछ और विद्वान है, महापुरुष, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं यह व्यक्ति, इस व्यक्ति से जो दूसरा भाव है, इस लगन से जो दूसरा भाव है, यह कुटुंब का स्थान है इस व्यक्ति के लिए। इस व्यक्ति का कुटुंब यहां से देखें तो इस व्यक्ति का जो वैवाहिक जीवन है वह यहां से देखेंगे और वैवाहिक जीवन का कुटुंब यहां से देखेंगे, क्योंकि यह भाव इस भाव से दूसरा पड़ता है। तो यहां पर मंगल होगा तो इस व्यक्ति का जो कुटुंब है वो ठीक नहीं रहेगा, वैवाहिक कुटुंब ठीक नहीं रहेगा, तो इस कारण यह व्यक्ति मंगलिक है। एक और लोग हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि इस व्यक्ति के 12वें भाव में मंगल है। यदि 12th हाउस में मंगल हो तो इस मंगल की 8वीं दृष्टि विवाह स्थान पर पड़ती है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इस व्यक्ति के 7वें भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, अर्थात इसका वैवाहिक जीवन खराब। यह मंगलिक योग है। अब यदि हम इस व्यक्ति का विवाह, जो व्यक्ति मंगलिक है, एक ऐसी कन्या से कर दें, मान लीजिए एक लड़का है और यह लड़का मंगलिक है, इस लड़के का विवाह ऐसी लड़की से कर दें जो कि है, तो क्या होगा? उसका तो बस काम ही खराब हो जाएगा, उसकी तो मृत्यु हो जाएगी। अगर इसका विवाह ऐसी कन्या से कर दिया जो मंगलिक, ये भी मंगलिक है वो भी मंगलिक है, तो क्या होगा? माइनस। तो ये हमारे विद्वानों ने एक सूत्र दिया हुआ है कि जब भी कभी कोई एक लड़का मंगलिक हो तो मंगली कन्या से ही करें तो दोष समाप्त हो जाता है। दोस्तों एक बड़ी कॉमन सेंस की एक बात बताता हूं आपको, आप लोग ध्यान से देखें। 1 2 3 4 5, ये 5 भाव है। 5 भाव, 12 में से 5 भावों में तो मंगल जी बैठे हुए हैं, अर्थात इस व्यक्ति का 40-45% तो, मैं दोबारा अपनी बात कहूंगा, इस व्यक्ति के 1 4 7 8 12, इनमें से ये मंगलिक माना जाता। पूरे विश्व की जो जनसंख्या है वो देख लीजिए कितनी सारी है, तो किसी ना किसी के तो यहाँ मंगल निकल ही आएगा। तो जिस व्यक्ति के मंगल है, अर्थात लगभग 40% के आसपास जनता के मंगल हो सकता है, तो वो सभी लोग मंगलिक हैं। उनके सभी के जीवन साथी की तो मृत्यु हो जानी चाहिए, सभी लोग किसी ना किसी समस्या से प्रभावित हो जाने चाहिए, क्योंकि वे मंगलिक हैं। उनका वैवाहिक जीवन तो ठीक चल ही नहीं सकता। ऐसा कहना मेरा नहीं है, लोगों का है जो कि मंगलिक योग को एक हवा बनाकर चल रहे हैं। मंगलिक योग के कारण ही कई बार बेमेल रिश्ते हो जाते हैं। माता पिता को प्रॉपर समाज में मैच नहीं मिलता, क्योंकि मंगलिक योग की भांति प्रचलित है और वहां पर बेमेल जोड़े बन रहे हैं। कई लव बर्ड्स जो कि प्रेम संबंधों में हैं, उन लोगों के प्रेम संबंध भी विच्छेद करवा दिए जाते हैं कि आपका विवाह तो मंगलिक से ही होगा और आपने जिसको चुना है वो बदकिस्मती से मंगलिक नहीं है। तो वो बेचारा लड़का या लड़की भी दिल पर पत्थर रख के कई बार संबंध को तोड़ देता है। तो देखिए कितनी उटपटांग सी पोजीशन यहाँ दी हुई है। तो मैं आपको एक ही बात कहूंगा, मंगलिक योग क्या है ये मैंने ध्यान रखें, नहीं होगा, किसी की मृत्यु नहीं होती। एक लड़का जो कि मंगलिक है वो एक ऐसी कन्या से विवाह कर सकता है जो कि नॉन मंगलिक हो। इसका एग्जाम्पल मैं आपके सामने खुद खड़ा हूं। मैं मंगलिक हूं लेकिन जो मेरा जीवन साथी है वो नॉन मंगलिक है। मेरे पास ऑलमोस्ट 100 से लेकर शायद 500 के आसपास ऐसे जोड़ों की रिसर्च है जिन पर हमने रिसर्च की है
जो कि लड़का मंगलीक है लेकिन लड़की नॉन मंगलीक है, बहुत बढ़िया चल रहे हैं। या लड़की मंगलीक है, लड़का नॉन मंगलीक है, बहुत बढ़िया चल रहे हैं। और ऐसे लोग जो दोनों के दोनों मंगलीक हैं लेकिन उनके वैवाहिक जीवन में समस्या है, या ऐसे लोग जो दोनों के दोनों नॉन मंगलीक हैं और उनके वैवाहिक जीवन में भी समस्या है, तो इसका स्पष्ट कारण है कि वैवाहिक जीवन को जांचने का जो पैमाना है वह मंगलीक योग नहीं है, वह कुछ और है, वह कुछ और है। तो हमने उस पर भी मनन किया और आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा दिल पर हाथ रख के कि मैं आपको बता पाऊंगा जब हम वैवाहिक जीवन पढ़ेंगे कि कैसे किसी व्यक्ति के वैवाहिक जीवन का सही निर्णय किया जाता है। उसमें मंगलीक योग कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता। ये सिर्फ आपको समझाना था, वो मैंने बताया कि मंगलीक योग क्या है। लेकिन अगर समाज में मंगलीक योग प्रचलित है तो इसका कुछ तो कारण होगा। वो एक अलग बात है कि इसको आजकल लिया कुछ और जा रहा है, लेकिन कुछ तो ये होगा। बिल्कुल ठीक, यह कुछ है, इस योग से कुछ अर्थ निकलते हैं। प्राचीन बहुत सारी पुस्तकों में बहुत पुराने समय से मंगलीक योग का वर्णन होता आया है, लेकिन इसका प्रयोग गलत तरीके से होता है। यह कुछ और है, लेकिन क्या है यह आप हमारी डीवीडी देखें, मंगलीक योग पर है, एक ही डीवीडी है मंगलीक योग, उसमें आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ जितना हमारा सिलेबस है उसके अनुसार 1, 4, 7, 8, 12 इन भावों में यदि मंगल हो तो व्यक्ति मंगलीक होता है। व्यक्ति मंगलीक हो, परंतु 1, 8, 10 इनमें से किसी राशि का हो तो मंगल दोष भंग हो जाता है। व्यक्ति मंगलीक हो, 7वें भाव का स्वामी 7वें भाव में हो या अपनी उच्च राशि में हो तो मंगलीक योग भंग हो जाता है। मंगल ग्रह बृहस्पति के साथ हो तो मंगलीक योग भंग हो जाता है। मंगल ग्रह बृहस्पति के साथ हो तो मंगलीक योग भंग हो जाता है। मंगल यदि अस्त हो तो मंगलीक योग भंग हो जाता है। मंगल ग्रह यदि चलित में अपना स्थान बदल ले तब भी मंगलीक योग भंग हो जाता है। लगन कुंडली में व्यक्ति मंगलीक है और चंद्र कुंडली में भी व्यक्ति मंगलीक है तो ऐसा व्यक्ति डबल मंगलीक कहलाता है। ये कुछ चीजें मैंने आपको क्लियर करनी थी, ये बताया। फिर कहूंगा स्पष्टीकरण के लिए मंगलीक योग नाम की हमारी डीवीडी लें जो कि अवॉर्डेड है, आप उसको जरूर चेक कीजिएगा। मंगलीक योग के विषय में मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा। जैसे समाज में प्रचलित है कि 27 या 28 साल के बाद व्यक्ति का मंगलीक योग अपने आप ही भंग हो जाता है, उसके बाद किसी भी प्रकार के मंगलीक योग मिलान की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता, मंगलीक व्यक्ति मंगलीक है। 28 साल 27 साल की आयु के बाद इसके क्षय होने का कोई भी सिद्धांत नहीं है। प्राचीन समय में यह पंक्ति बाद में जोड़ी गई क्योंकि कई लड़कियां अविवाहित होने लग गई या कई लड़के अविवाहित होने लग गए मंगलीक योग के कारण। जैसे किसी लड़की की आयु 28-30 साल हो गई और मंगलीक योग उसकी कुंडली में है और उसका विवाह नहीं हो पा रहा, तो समाज में ज्योतिषाचार्यों ने एक निर्णय लिया कि हम यहाँ पर इसकी शादी तो करवाएं और ये नियम दिया कि 28 साल के बाद मंगलीक योग भंग हो जाता है। लेकिन मित्रों ऐसा कोई विधान नहीं है, इस गलतफहमी में हमें नहीं रहना चाहिए। और दूसरी बात, मंगलीक आपको देखना आ गया, अभी मैंने सिर्फ इतना ही बताना था, वो क्लियर हो गया। लेकिन इसको वैवाहिक जीवन में किस तरह प्रयोग करते हैं या फिर कुंडली मिलान के समय इसका कैसे प्रयोग करते हैं, यह विषय हमारा वैवाहिक जीवन से संबंधित टॉपिक में आता है। तो यहाँ मैं इसको ज्यादा स्पष्टीकरण नहीं दूंगा, सिर्फ ये बताया गया है कि मंगलीक योग होता क्या है। और इसमें एक बात आपने जो और ध्यान देनी है, मंगलीक योग आपने सीख लिया, लेकिन अभी फलादेश मत कीजिए किसी को कि आप मंगलीक हैं या आप मंगलीक नहीं हैं, आप विवाह किससे करें। सिर्फ सीखिए अभी, जब इसकी प्रैक्टिकल नॉलेज आप कर पाएंगे हमारे एडवांस कोर्स में तो उसके बाद ही प्रॉपर फलादेश कीजिए। तो स्पष्ट रूप से कहूंगा एक बात और, मंगलीक लड़के का विवाह नॉन मंगलीक कन्या से हो सकता है, लेकिन उसके कुछ पैमाने हैं, उसके कुछ दूसरे नियम हैं।
हमें कुछ चेक करना पड़ता है। वो चेकअप्स क्या है ये वैवाहिक जीवन में सीखेंगे। फिलहाल मंगलिक योग यहीं हम समाप्त करते हैं। इसके और गहराई में यदि आप जाना चाहते हो तो फिर कहूंगा मंगलिक योग से संबंधित जो हमारी डीवीडी है उसको चेक कीजिए, वो अच्छी रिसर्च के बेस पर बनी हुई है, उसको जरूर देखिए।